हेलो दोस्तों इस लेक्चर में आज हम लोग गुप्ता जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों उससे पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा है, इससे आपका फ्लो बना रहेगा इस लेक्चर में। ठीक है, देखो सारी कहानी मैं ऑलरेडी लिख के बैठा हुआ हूँ, आपको बस यहाँ पे चीज़ें देखनी है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको मगध एम्पायर के बारे में बताया था और इसको याद करने का तरीका ये बताया था, जो जितने भी डायनेस्टीज हैं उसको आप हसीना माशूका से याद रख लेना। हसीना यानी कि हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी और कन्वा डायनेस्टी, है ना। दोस्तों हरण्यक डायनेस्टीज के जो भी रूलर्स थे आप इसको बैटल ऑफ बाऊजी से याद रख लेना। बाऊजी यानी कि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, अब बिंबिसार जो थे उनकी नीति थी बी माई सार, यानी कि मैरिज अलायंस के लिए बड़े फेमस थे ये। ठीक है, और अजात शत्रु, किसी और के शत्रु हो ना हो, अपने बाबूजी के शत्रु जरूर थे और इन्होंने अपनी बाबूजी की हत्या कर दी थी। और सिमिलरली उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये थे आपके हरण्यक डायनेस्टी। उसके बाद कहानी में आते हैं शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आते हैं नंद डायनेस्टी। देखो नंद डायनेस्टी जब रूल कर रहे होते हैं ना, इसी समय में आपको अलेक्जेंडर आता है कहानी में। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जब इंडिया आता है तो ये आपको नंद से नहीं उलझता है। ये एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको स्टेटमेंट वाले जो सवाल देंगे ना, तो उसमें कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे जो वो नंद से उलझता है। नहीं, ऐसा नहीं है, नंद से नहीं उलझता है। नंद के बारे में अलेक्जेंडर को किसी ने पूरी कहानी सुना दी रहती है, जो इनके पास बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। यही कारण से अलेक्जेंडर के जितने भी सेना हैं वो रिटर्न हो जाते हैं। कब से? तो पोरस को हरा के ब्यास नदी पार करते हैं, फिर वो रिटर्न हो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कहानी में आते हैं मौर्यन डायनेस्टीज, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो लास्ट रूलर धननंद था आपका, नंद डायनेस्टी का। उसको हरा के, मार के, खत्म करके ये लोग बनाते हैं मौर्यन डायनेस्टी। और इसमें इसकी मदद करते हैं आपको कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही बंदा है, उसी के तीनों नाम है। ठीक है, उसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार की एकमात्र खासियत ये थी जो इन्होंने दक्कन तक अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया था। उसके बाद ये एम्पायर पीक पे जाता है अशोक के समय में। हम लोगों ने अशोक के धर्म नीति को भी समझा था, इनके एडिक्ट्स, इनके इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी हम लोगों ने याद किए थे, देखे थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं सुंग लोग। पुष्यमित्र सुंग जो होते हैं कमांडर होते हैं, उन्होंने ही आपको बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। इसके बाद कहानी में आते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है इनके ऊपर में कालिदास ने किताब लिखी थी जिसका नाम था आपको महा मालविका अग्निमित्र, जिसमें मालविका महिला हीरोइन रहती हैं और अग्निमित्र हीरो रहते हैं। ठीक है, लास्ट रूलर होते हैं शुंग डायनेस्टी के आपको देवभूति। दोस्तों शुंग डायनेस्टी में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो इन्हीं के पीरियड में पतंजलि आते हैं जिन्होंने महाभाष्य लिखी थी। वो एक तरीके की ग्रामर की बुक थी। ठीक है, जो पाणिनि के ग्रामर को बेस बना के लिखी गई थी। उसके बाद आते हैं कानवा। कानवा कौन है? तो कांट सरवाइव, ऐसे याद रखा है हम लोगों ने। और कानवा के जो रूलर थे वो वासुदेव, इन्होंने ही देवभूति की हत्या की थी। उसके बाद आते हैं कहानी में सतवाहन, जो कि इनको आंध्रा बुलाया जाता है। और शुरुआत में ये एक तरीके की पहले फ्यूडिटरीज थी। शुरुआत में इसकी स्थापना सिमूक ने की थी, लेकिन इसकी खिलाड़ी निकल के आए थे सामने में, गौतमी पुत्र सतकर्णी। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा जो पहले माता का नाम लगाया जा रहा है, तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे भी पूछ देते हैं सवाल, जो कौन ऐसे डायनेस्टीज थे जिसके रूलर पहले माता का नाम लगाते थे, तो सतवाहन डायनेस्टीज। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है गौतम बालश्री इंस्क्रिप्शन, जो कि नासिक में है। वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख दी हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में, जो इन्होंने वर्णा सिस्टम को रिस्टोर किया है। इसके अलावा ये आपको हिंदुओं के सबसे बड़े राजा थे। ठीक है, ब्राह्मणों के संरक्षण करता थे, ये सारी बातें लिखी गई हैं। दोस्तों अशोक का जब पीरियड चल रहा था तो इन्होंने कलिंग को कैप्चर किया था, लेकिन आफ्टर अशोका कलिंग में आपको एक राजा सामने आते हैं जो कि छेदी डायनेस्टी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके जो थर्ड राजा थे, थर्ड रूलर थे, वो थे खारवेला, यही फेमस हुए थे। और ये सारी बातें लिखी गई हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में एक बात ये भी लिखी गई है, जो इन्होंने गौतमीपुत्र सतकर्णी को हराया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने याद रखा था हसीना माशूका का साथ छोड़ो। ठीक है, इसके अलावा कुछ फॉरेन इन्वेजन भी थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया गोल्डन सिल्क कुर्ता। सबसे पहले गोल्डन यानी कि ग्रीक आए, उसका सिल्क एस यानी कि, उसके बाद आए सकाज, और उसका के यानी कि के यू यानी कि कुशान, उसके बाद कुशान आए। याद कैसे रखेंगे? तो देखो ये अपना इंडिया है ना, तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए। अलेक्जेंडर जब मर गया था तो फिर इसके जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे ना, वो धीरे धीरे अपना एक तरीके से एम्पायर इन्होंने बना लिया था। तो ये जो इंडो ग्रीक्स जो थे वो यहाँ पे इन्होंने बैक्ट्रियन एम्पायर बना लिया था। फिर वो इंडिया में एंट्री मारते हैं। अब पहली बार जब एंट्री मारते हैं तो फिर ये गोल्ड कॉइन भी पहली बार लाने वाले हुए, और सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको लेके आए कुषाण, लेकिन शुरुआत में ग्रीक ही लेकर आए, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये आपको
जो थिएटर्स होता है उसमें जो कर्टन का इस्तेमाल होता है, ये प्रथा इनके द्वारा ही शुरू की गई। उसके अलावा ग्लास मेकिंग वगैरह भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक थे, उनका नाम था मिलिंद, और इन्होंने बुद्धिज़्म को कबूल किया था। इसके पीछे में बहुत सारी कहानी है, और इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे थे नागसेना से, जो कि एक बुद्धिस्ट मंक था। और इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, जो मिलिंडा आस्क्ड मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं सिंथियंस। सिंथियंस को हमारे वेद पुराणों में सकाज कहा जाता है। तो ये बेसिकली स्टेपी रीजन से आते हैं, इस रीजन से ये आते हैं, और इनको फिर खदेड़ देते हैं कुषाण के पूर्वज, जिनको यूजी ट्राइब कहा जाता था, ठीक है। जब ये यहाँ से खदेड़े गए तो फिर इन्होंने इंडिया में एंट्री मारा, ठीक है, और उसके बाद फाइनली कुषाण एंट्री मारते हैं। दोस्तों जब कुषाण एंट्री मारते हैं तो फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको महायान बुद्धिज्म जो है, इसकी शुरुआत होती है। कुषाणों के सबसे बड़े राजा थे आपको कनिष्क, और कनिष्क की खासियत ये थी, जब ये अपनी गद्दी पे बैठे थे तो इसकी शुरुआत होती है सका एरा की, 78 एडी। सका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये तो कुषाण थे, ये तो सका को भगा रहे थे, तो फिर सका का नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि जिस एरिया में थे ये, तो वहाँ पे सकाज लोग बहुत ही ज़्यादा थे, और वो लोग ऑलरेडी इस कैलेंडर को फॉलो करते थे। 78 एडी में एक तरीके का इसका ब्रांडिंग हुआ था, रीब्रांडिंग आप कह लो, ठीक है, और सका एरा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों एक और व्यक्ति थे पार्थियन। पार्थियन आपको ईरानी लोकल ट्राइब थे, जो कि बेसिकली सेल्यूसिड एम्पायर से उलझते रहते थे। दोस्तों ये जब आए थे ना, तो फिर आपको पार्थियंस आए, पादरी लाए, ये मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। इसका मतलब ये हुआ, जो सेंट थॉमस इन्हीं के समय में एंट्री मारते हैं, और इस तरीके से हमारे देश में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है। पार्थियंस को हमारे वेद पुराणों में, कुरानों में मैं कह रहा हूँ, पहलवास कहा जाता है। तो बेसिकली गोल्डन सिल्क कुर्ता आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं। तो सबसे पहले ग्रीक आए, उसके बाद सकाज आए, उसके बाद कुषाण आए। दोस्तों अब हम लोग मूव करते हैं गुप्ता जी के बारे में, ठीक है, गुप्ता पीरियड के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये आप देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, मुखारीस, लेट गुप्ता, मैत्रकास, वकतकास, चालुक्यास, पल्लवास, ये क्या है? पुष्यवती, ये क्या है? हम लोगों ने तो बड़े बड़े एम्पायर देखे थे, अब ये क्या हो गया? दोस्तों इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसका नाम है फ्यूडेटरी, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? दोस्तों याद करो, हम लोगों ने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, तो फिर जब मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, तो एक चीज समझ में आया था, जो भाई साहब मौर्यन एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ था ना, वो हुआ था ओवर सेंट्रलाइजेशन के कारण। ये बात किसने बोली थी? तो ये बात बोली थी रोमिला थापर ने। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है, लेकिन हाई लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है, जैसे यूजीसी, जब आप पेपर दे रहे होगे हिस्ट्री का, तभी ये सारी बातें पूछी जाती हैं। रोमिला थापर कौन है? तो रोमिला थापर हैं आपको एक प्रोफेसर, उन्होंने ये बात बोली थी, जो ओवर सेंट्रलाइजेशन के कारण मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था। बेसिकली कारण भी यही था। यहाँ पे आपको गुप्ता एम्पायर जो है ना, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये है आपको डिसेंट्रलाइज्ड। यहाँ पे फ्यूडिटरीज का रोल है। फ्यूडिटरी क्या होते हैं? देखो ऐसा है, जो सिंपल सी बात है, एक किंग है, ये सभी जगहों को नहीं देख सकता, तो ये क्या करेगा, जो भी एमिनेंट पर्सन है, जिनका किसी एरिया में बाहुबल चल रहा है, उसको कहेंगे लो भाई तुम वहाँ की ज़मीनें ले लो, ठीक है, और तुम वहाँ पे राज करो। और वहाँ पे जब तुम राज कर रहे होगे, तो वहाँ से जो भी रेवेन्यूज़ निकल के आएंगी, उसका जो होगा हिस्सा, वो आप मुझे दे देना, चाहे वो 1/6 हो या फिर 1/8 हो, ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये हो गए फ्यूडिटरीज, ठीक है, किसके? तो फिर किंग के फ्यूडिटरीज हो गए। तो गुप्ता पीरियड जो है, ये बेसिकली फ्यूडिटरीज पे बेस्ड है, ठीक है। शुरुआत करते हैं आपको गुप्ता एम्पायर से, जिसकी शुरुआत होती है 319 सी, यानी कि कॉमन एरा से, ठीक है। शुरुआत फाउंडर जो थे इसके थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो अपने आप को महाराजा बुलाते थे, और इनका जो रीजन था वो इनिशियली मगध था, एक छोटा सा रीजन था मगध, वहीं तक था, ठीक है। कैपिटल था इनका पाटलिपुत्र, और इसके बेटे थे घटोत्कच। घटोत्कच भी अपने आप को महाराजा बुलाते थे, लेकिन ये दोनों अपने आप को महाराजा इसलिए बुलाते थे क्योंकि असली महाराजा का आना बाकी था। उनका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, वो 319 एडी में इन्होंने गुप्ता एरा की नींव रखी, जिसे हम लोग गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। यही कारण है जो आपको गुप्ता एम्पायर 319 से शुरू होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट को चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य जी थे, ये गुप्ता जी, ठीक है।
इन्होंने भी एक दिमाग लगाया, जो क्यों ना शादी कर लिया जाए किसी से, और शादी करने से क्या होगा, जो मेरा एरिया का एक्सपेंशन होगा। तो इन्होंने कुमारा देवी से शादी कर ली। कौन थे, तो ये लिच्छवी डायनेस्टी की थी, ठीक है। और इस तरीके से इनको ईस्ट का एक्सेस मिल गया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे मगध, प्रयाग और साकेत पे अपना कब्जा जमा लिया। अब इस चीज को समझने के लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। चलिए मैप देख लेते हैं। देखो ये गुप्ता जी हैं, ये लिच्छवी डायनेस्टी है, यहां से इनको ईस्ट का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका प्रयाग और ये रहा साकेत, ठीक है। दोस्तों वो थे आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब आते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। इनका पीरियड होता है 335 से 380 सी तक। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, जो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बुलाया गया था। किसके द्वारा बुलाया गया था, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा बुलाया गया था। ये कौन थे, तो ये थे ये एक हिस्टोरियन। तो इन्होंने इनको क्यों बुलाया समुद्रगुप्त को नेपोलियन, तो देखो जब इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा तो इनको पता चला, अरे ये तो नेपोलियन की तरह आपको राज करता है। कैसे, तो इसकी जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी समुद्रगुप्त की, वो नेपोलियन से सिमिलर थी। इन्होंने क्या किया था, जो 9 नर्दर्न किंग्स को डिफीट किया था, फिर 12 सदर्न किंग्स को डिफीट किया था। और ये ऐसा क्यों कर पाए, तो अपने इनकी एक स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी को समझते हैं। देखो एक था इनका आर्यावर्त पॉलिसी, दूसरा था दक्षिण पथ पॉलिसी, फिर कुछ फ्रंटियर स्टेट्स और फॉरेस्ट किंगडम्स के लिए अलग पॉलिसीज थी। आर्यावर्त पॉलिसी यानी कि जो नॉर्थ इंडिया के जो रीजन्स थे ना, यहाँ पे ये सीधा अटैक करते थे और इसको पूरी तरह खत्म करके अपने कब्जे में ले लेते थे। लेकिन जब इन्होंने साउथ की तरफ मूव किया तो फिर ये क्या करते थे, ये पहले अटैक करके कब्जा करते थे, और उसके बाद जो पहले के जो किंगडम्स थे, जो राजा थे, उन्हीं को रिस्टोर कर दिया जाता था और कहते थे ये हो गया एक तरीके का धर्म विजय। अब तुम हमारी अधिपत्य को स्वीकार करो, तुम हमारे एलिजियंस को स्वीकार करो और हमें टैक्सेशन दो। फायदा क्या होता था, फायदा ये होता था जो इनको अपनी आर्मी वहां नहीं बिठानी पड़ती थी और इनको वहां से रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाता था। तो ये एक तरीके की टैक्टिस थी। उसके बाद फ्रंटियर स्टेट्स जितने भी थे, मतलब इनके जो पड़ोसी राज्य थे, वहां से इनको थोड़ा सा ट्रिब्यूट मिलता था और ये भी मिलता था जो हाँ भाई आप ही किंग हो, आप ही सब, और बाकी के लोग जो हैं वो सबमिसिव होकर रहते थे। उसके बाद फॉरेस्ट किंगडम्स जितने भी थे उनको इन्होंने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, इसलिए खत्म कर दिया, जैसे मान लो ये मगध अंपायर है, ठीक है, और ये गए किसी छोटे वाले राजा को इन्होंने हड़का दिया। अब ये छोटा वाला राजा भाग के जाएगा जंगल में। अब जंगल में फॉरेस्ट किंगडम ऑलरेडी है, किसी के अंतर्गत ही जंगल आ रहा होगा, तो फिर वो एक तरीके से उनका शरणार्थी बन जाएगा। सिमिलरली हमारे इंडिया में अभी शेख हसीना शरणार्थी हैं। क्यों हैं, क्योंकि बांग्लादेश में हो रखा है आपको मिलिट्री कूप, यानी कि सैन्य विद्रोह। तो फिर शेख हसीना आई भागे भागे और हमारे यहाँ शरण ली हुई है ना। तो सिमिलरली अगर इस किंगडम वाले को भी पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, उसको सब्जुगेट कर दिया जाए, उसको बता दिया जाए जो देखो भाई अगर कोई भाग के आया तुम्हारे पास तो तुमको बस ये बताना है जो ये मगधियन किंगडम ही है, ठीक है, ये हमारा ही किंगडम है, ये समुद्रगुप्त का इलाका है, ठीक है। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त ने अपनी नीति अपनाई थी और इसलिए ये नेपोलियन के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद इनको कुछ टाइटल्स मिला है, इंपॉर्टेंट है कविराज यानी कि किंग ऑफ पोएट्स, और सर्वराज ओचेत्रा यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल किंग्स। क्यों ये डिस्ट्रॉयर हैं अभी आपने देख लिया, मैंने पूरी कहानी आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है जब ये लड़ाई लड़ते थे तो बाघ की तरह लड़ते थे। अब कोई कहे ना कहे, ये तो जरूर कहते थे, ठीक है। तो व्याघ्र पराक्रम, और उसके बाद पराक्रम मनक यानी कि सिंबल ऑफ वेलर। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, जो बाघ की तरह लड़ते थे, सर्वराज उच्चत्ता हैं या फिर कविराज हैं, ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं जो हमें पढ़ने को मिल रही हैं। तो देखो एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरिसेना। ये क्या करता है, ये पहुंच जाता है आपको इस इलाहाबाद पिलर के सामने में। ये इलाहाबाद पिलर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है अशोका के समय में, ठीक है। तो अशोक ने क्या किया था, इस पे अपने एडिक्ट्स लिख रखे थे। ये हरिसेना जाता है, वो चारों तरफ अपने पूरे आपको समुद्रगुप्त की बड़ाइयाँ या फिर समुद्रगुप्त की जो धम्म नीति तो नहीं कहेंगे, मतलब जो जिस तरीके से वो चलाते थे बड़ी बड़ी बातें, वो लिख के आ गया। यहाँ पे मेंशन भी है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली सर्कल्स द पिलर। तो अशोक के जितने भी माइनर एडिक्ट्स हैं उसके आसपास ये लिख के चला आता है, इनके मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह के बारे में जिक्र करके चला आता है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो हर्ष कह रहा हूँ, समुद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा जानकारी कहाँ पे मिलती है, तो वो मिलती है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे, ठीक है, याद रख लेना आपको, ठीक है। अब कुछ कॉइन्स देख लो। तो देखो ये हैं आपको समुद्रगुप्त धनुष पकड़े हुए हैं जिसको आर्चर टाइप कहते हैं, और ये वीणा बजाते हुए हैं, और ये यूपीएससी का सवाल था जो इसमें से किस राजा ने कॉइन जारी किया था जिसमें वो वीणा
बजा रहे थे, तो वो थे समुद्रगुप्त। ठीक है, तो वीणा टाइप। उसके बाद ये अश्वमेध टाइप है, अश्वमेध यानी कि हॉर्स सेक्रीफाइस। दोस्तों ये बताया था मैंने आपको, रिचुअल वैदिक पीरियड में ही बता रखा है मैंने, जो किस तरीके से घोड़े को छोड़ा जाता है और जिस टेरिटरी में वो चला गया वो टेरिटरी हो गया राजा का। ठीक है, और लास्ट में घोड़े का वध कर दिया जाता है। ठीक है, वो हो गया आपका अश्वमेध। इसके अलावा कुछ रिलीजियस पॉलिसीज ये होती हैं जो गुप्ता पीरियड के समय में आपको भगवान विष्णु की पूजा शुरू हो जाती है, वैष्णवाइट ट्रेडिशन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज किया था। एक व्यक्ति थे मेघवर्मन, ये को थे, तो मेघवर्ण जो थे ये थे आपको श्रीलंकन किंग। इनका मन था जो मैं बोध गया में जाके मोनेस्ट्रीज बनाऊं, इसके लिए इन्होंने दूत भी भेजे थे। किसके पीरियड में? तो समुद्रगुप्त के पीरियड में। तो ये सारी की सारी कहानी थी समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद आते हैं एक और राजा जिनका नाम है रामगुप्त। ये सही राजा नहीं थे, बदमाश राजा थे। बदमाश इन द सेंस बड़े कमजोर राजा थे, बेकार आदमी थे। ठीक है, और इनकी एक ही खासियत ये है जो इन्होंने कॉपर कॉइन को इशू किया था, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शक रूलर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सकास जो आए थे ना हमारे यहाँ, ठीक है, वो पहुंचते हैं इनके पास और वो कहते हैं रामगुप्त को, जो भाई तुम अपना एरिया हमें सबमिट करो, ठीक है, तुम हमारा एलिजेंस स्वीकार करो और अपनी पत्नी को भी हमारे पास भेज दो, यानी कि ध्रुवा देवी को भेज दो। ठीक है, ये बात सुन के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्वीन ध्रुवा देवी का भेष बनाते हैं और जाके शक रूलर को मार देते हैं। और उसके बाद पहुंचते हैं रामगुप्त के पास और रामगुप्त को कहते हैं भाई साहब तुम भी निकलो, तुम भी ढंग के राजा नहीं हो, तुम क्या शासन चलाओगे, तुम क्या देश चलाओगे। इस तरीके से रामगुप्त का भी अंत हो जाता है। ठीक है, तो एक ही खासियत इनकी ये थी जो इन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रूप में सवाल आते हैं, बस इतना ही आता है, उसके अलावा नहीं आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हम लोगों ने देखा था मौर्यन पीरियड में, ठीक है, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि रियल फाउंडर थे आपको गुप्ता डायनेस्टी के, लेकिन वैसे तो श्रीगुप्त थे। ठीक है, अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य कहा था। विक्रमादित्य क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न क्षत्रप को हरा के, सकाज जो है उसको हरा के एक और टाइटल गेन किया था जिसका नाम था सकरी। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, विक्रमादित्य और सकरी। ठीक है, अब इतनी सारी बातें आपको याद कैसे रहेंगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए एक बार देख लेते हैं मैप को। देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य में क्यों बोल देता हूँ बार बार। देखो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो है, उनसे जब उन्होंने स्टार्ट किया था अपना शासन स्टार्ट किया था, तो उस समय में ये इस तरीके का मैप दिख रहा था। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, ये वेस्टर्न क्षत्रप है। ठीक है, वल्लभी और उज्जैन जो है ये दोनों के दोनों आपको वेस्टर्न क्षत्रप में आते हैं। उसके बाद इन्होंने हरा दिया, वेस्टर्न क्षत्रप को हराने के बाद इन्होंने उज्जैन को सेकंड कैपिटल बना दिया था। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी स्ट्रैटेजी नंबर 1। और स्ट्रैटेजी नंबर 2 क्या था? तो ये जो वकातका है ना, यहाँ पे इन्होंने अपनी बेटी को ब्याह दिया था जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। ठीक है, तो उन्होंने रुद्रसेन सेकंड से इसकी शादी करा दी थी। और इस तरीके से इन्होंने इम्प्लिसिटली, एक तो होता है एक्सप्लिसिटली प्रत्यक्ष रूप से, एक होता है इम्प्लिसिटली अप्रत्यक्ष रूप से, इन्होंने डेक्कन पे भी अपना साम्राज्य को फैला दिया था। तो याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे चंद्रगुप्त 2 जो है ना सेकंड, तो 2 पिलर्स। अब ये है जो इन्होंने 2 स्ट्रेटजी अपनाई। एक तो पहली बात वेस्ट कैप्चर किया और टाइटल विक्रमादित्य और सकरी रखा। क्यों? तो इन्होंने सकास को हराया था। और इसके बाद और साउथ में इन्होंने मैरिज अलायंस किया था। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ किया था, जो इन्होंने विदिशा में आपको उदयगिरी केव्स है एमपी में, वहाँ पे इन्होंने एक आयरन पिलर बनवाया था जिसको आनंग पाल तोमर दिल्ली लेकर आए थे। ठीक है, इसलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ये आता है जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या बनवाया था, तो आयरन पिलर बनवाया था। ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैप में मैंने आपको बताया, जब इन्होंने वेस्टर्न क्षत्रप का कब्जा किया था तो इनको अरेबियन सी का भी एक्सेस मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, पहले तो जमीन पे थे, लेकिन जब उन्होंने वेस्टर्न क्षत्रप को हराया था तो गुप्ता एरा को, गुप्ता पीरियड को अरेबियन सी का भी एक्सेस मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का जो पीरियड था ना गुप्ता पीरियड का, यहाँ पे गुप्ता एम्पायर पीक पे चला जाता है। वो हमने देखा किस तरीके से इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, वेस्टर्न कैप्चर की और साउथ मैरिज अलायंस की। इसके अलावा आपको कल्चरल गोल्डन एज भी देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे नवरत्न देखने को मिलेंगे, मतलब 9 ऐसे व्यक्ति जो कि गुप्ता एम्पायर को पीक पे लेके गए कल्चरली।
ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को परम भागवत का भी टाइटल मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी टाइटल हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों में दिखते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। बाकी के मैं आपको सवालों से ही करवा दूंगा ताकि आपका कुछ छूटे ना। इसके अलावा फाहियान भी इन्हीं के पीरियड में आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, देखो फाहियान जो हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। और एक और व्यक्ति हैं हुएन सांग, HUEINTSANG, ठीक है, जो भी स्पेलिंग हो। ठीक है, तो H फॉर हुएन, H फॉर हर्षा, ये हर्षवर्धन के समय में आते हैं। आगे इनके बारे में हमें पढ़ना है, इसी कहानी में आगे पढ़ेंगे। बस आपको मैंने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन के लिए ये बात बता दी है। अब फाहियान ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फुको की, और ये जो किताब लिख रहे थे ये फूंक मार मार के इन्होंने लिखा है, बहुत मेहनत की है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, तो फूंक मारकर इन्होंने फुकोकी लिखते हैं फाहियान। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, तो फाहियान, F फॉर फाहियान, F फॉर फूंक, फूंक मार के इन्होंने फुकोकी लिखी थी। ठीक है, और इन्होंने अपने किताब में ये बताया है, जो भाई साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य का जो साम्राज्य था वो थोड़ा सा शांतिपूर्ण था, रिलीजियस टॉलरेंस था, ठीक है, पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नवरत्न, जिसके बारे में मैंने बताया था, जो किस तरीके से इन्होंने गुप्ता पीरियड को पीक पे लेके गए। ठीक है, कल्चरली पीक पे लेके गए। ठीक है, अब इसके लिए मैंने सोचा एक तरीके का निमोनिक्स बना दूं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन आप अगर एक या दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं मारा है इसमें। ठीक है, मैं अभी आपको याद करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो 9 जेम्स थे इसमें से पोएट कितने थे वो आप पहले छांट लो। कालिदास, इन्होंने किताब लिखी थी अभिज्ञानम शकुंतलम और मेघदूतम, इन्हीं गुप्ता पीरियड में लिखी थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक है, दूसरे हैं आपको घटक घटकार पारा, ठीक है, ये भी पोएट है। तीसरे हैं वित्तल भट्ट, पोएट हैं। ठीक है, तो 3 आपको पोएट मिल गए, 3 चढ़ गए। ठीक है, अब बचे 6। अब आ जाओ अमर सिम्हा, ये कौन है, तो ये लेक्सिकोग्राफर हैं। लेक्सिकोग्राफर कौन होते हैं, तो जो डिक्शनरी लिखते हैं ना, उनको हम लोग लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो इन्होंने अमरकोश लिखा, ये क्या है, तो एक डिक्शनरी है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। धन्वंतरी के बारे में आपने सुना होगा, ये फिजिशियन है, अक्सर आप देखते होगे हॉस्पिटल का नाम धन्वंतरी हॉस्पिटल होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। ठीक है, उसके बाद वराह मिहिर, ये कौन थे, तो एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, यानी कि कैसे याद रखोगे, तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लो भगवान विष्णु ने वराह अवतार रखा था, और जब इन्होंने वराह अवतार रखा था, ठीक है, इस तरीके से सूअर का भेष इन्होंने बनाया था। ठीक है, और तो इन्होंने, ये है सूअर, अच्छा ड्राइंग है ये सूअर का, है ना, ये सूअर है मान लो। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने जब वराह अवतार रखा था तो पूरी पृथ्वी को इन्होंने अपने इस पे उठा लिया था, थथुने पे उठा लिया था। ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा सींग है, उस पे उठा लिया था। तो इससे आपको एस्ट्रोनॉमी याद रख लेना है। ठीक है, लिंक कर लेना यार, हो जाएगा याद। ठीक है, वराह मिहिर एस्ट्रोनॉमर, उसके बाद वारा रुचि ग्रामेरियन। अब देखो साउंड थोड़ा सिमिलर कर रहा है, देखो जितने आर ग्रामर में है उतने आर वारा रुचि में है, गैप भी उतना ही है, आर ए करके, है ना। तो वारा रुचि ग्रामेरियन 2 बार 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ग्रामर वारा रुचि। ठीक है, उसके बाद अब कौन से बचे, अब बचे हाँ, एक है सपन का, ये कौन है, तो ये एस्ट्रोलॉजर थे। और शंकु, ये कौन थे, तो आर्किटेक्ट थे। शंकु हिंदी में कोण को कहते हैं ना, कोण जो होता है उसको कहते हैं शंकु। अब ये एक तरीके का आर्किटेक्चर ही मान लो। ठीक है, तो आर्किटेक्ट थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछते हैं। ठीक है, जो शंकु जो थे वो कौन थे, नवरत्न में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में शंकु जो थे वो कौन थे, तो वो थे आर्किटेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लो, काफ़ी है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, 1 या 2 बार पढ़ लोगे याद कर लोगे, इसके लिए मुझे पूरी निमोनिक्स बनानी पड़ती। चलिए अब बात कर लेते हैं कुमार गुप्त के बारे में। कुमार गुप्त के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया। और जब नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया, ठीक है, तो कोई लड़ाई तो लड़ी नहीं, तो इसीलिए अपने नाम में विक्रमादित्य तो नहीं जोड़ सकते, तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं महेंद्रादित्य बन जाता हूँ। ठीक है, तो कुमार गुप्त हो गए महेंद्रादित्य। कार्तिकेय के पुजारी थे, और पहला हून इन्वेजन इन्हीं के समय में हुआ था। हून कौन थे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, हून कौन थे। दोस्तों, हून भी एक तरीके के ट्राइब्स थे जो इंडिया में इन्होंने एंट्री मारी थी, और किस तर्ज पे एंट्री मारी थी, तो जिस तरीके से सकाज आए थे ना, वही सेम रूट अपनाया था। इन्होंने क्या किया था,
जैसे मान लो ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन है मान लो, ठीक है। तो फिर ये भी स्टेपी रीजन से आते हैं। सबसे पहली बात, हुनास जो हैं ये भी स्टेपी रीजन से आते हैं, और ये आके इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में अपना घर बना लेते हैं, मतलब बाहर में, ठीक है। यहाँ पे ये घर बना लेते हैं हुनास, यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, जिसको सेटलमेंट कहते हैं, और ये धीरे 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 इंडिया में एंट्री मारते हैं। और धीरे धीरे इंडिया में एंट्री मारने का मतलब ये हुआ, जो एक बार इन्होंने जब एंट्री मारी, किसी राजा ने हरा दिया, अब टाइटल जोड़ दिया इन्होंने, जो भाई हमने हूनों को हरा दिया, फिर वो आते थे, फिर हराना पड़ता था, फिर वो आते थे, क्योंकि बगल में ही तो रह रहा है ना, ठीक है। तो घोंसला यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो फिर वो तो आएंगे ही आएंगे। तो पहली बार आपको कुमारगुप्त के समय में ही, गुप्ता पीरियड में, हून लोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कंदगुप्त की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट ग्रेट रूलर थे। अब ये लास्ट ग्रेट रूलर कैसे बन गए वो समझते हैं। देखो, ग्रेट रूलर इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने हूनों को हराया था, ठीक है। और ये सारी बातें हमें मिलती हैं भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन में, उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने सुदर्शन लेक को भी रेनोवेट किया था, रिपेयर नहीं किया था, रेनोवेट किया था, याद रखना, ठीक है। देखो, सुदर्शन लेक के बारे में बहुत सारी कहानी है ना। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने सुदर्शन लेक को बनवाया था पुष्यगुप्त को बोल के। पुष्यगुप्त ये चंद्रगुप्त का ही आदमी था, उन्होंने इसको बोला था, और सुदर्शन लेक को इन्होंने बनवाया था। उसके बाद इस पर रेनोवेशन होता है किसके द्वारा, तो रुद्र रमन के द्वारा। और रुद्रमन ने जूनागढ़, आपको इंस्क्रिप्शन में ये सारी बातें लिखी हैं, और ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में सभी लोग आके कुछ ना कुछ लिख के चले जाते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा हुआ चीज़ आपको मिल जाएगा। तो रेनोवेशन की बात करेंगे तो सुदर्शन लेक का जो रेनोवेशन है वो स्कंदगुप्त ने भी करवाया था, ठीक है। अब इसके बाद गुप्ता पीरियड हो जाता है कमज़ोर, क्योंकि बार बार हूण लोगों का आक्रमण हो रहा है, ठीक है। और धीरे 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 वो एक तरीके से इकोनॉमिकली भी आपको गुप्ता एम्पायर पे पड़ता था, और गुप्ता एम्पायर हो गया कमज़ोर। उसके अलावा गोल्ड जो कॉइन्स जितने भी इशू किए गए थे उसकी प्योरिटी घट जाती है, और मिलिट्री एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यही कारण बनता है गुप्ता जी के डिक्लाइन का, ठीक है। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये रहा आपका टाइमलाइन, सारी बातें आपको यहाँ पे मोटा मोटा मिल जाएगा, ठीक है। श्रीगुप्त, ठीक है, फाउंडर थे आपको गुप्ता डायनेस्टी के, लेकिन असली फाउंडर थे चंद्रगुप्त। इसी बीच में घटोत्कच भी आते हैं, जो कि आपको श्रीगुप्त के बेटे थे और चंद्रगुप्त के पिताजी थे, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त की बात कर लेते हैं। इनको इंडियन नेपोलियन बुलाया जाता है इसलिए क्योंकि इन्होंने एम्पायर को एक्सपेंड किया था थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है। इसके अलावा इनको कविराज भी बोलते हैं, आर्ट एंड पोइट्री में इनका अच्छा खासा इंटरेस्ट था। उसके अलावा सर्वराज ओच्चेट्टा, मतलब सारे राजा को खत्म करने वाले थे समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इनको टाइटल मिलता है, किस लिए मिलता है, क्योंकि उन्होंने सकाज को हराया था। इसके अलावा एक और टाइटल मिलता है सकरी, ठीक है। और इन्होंने मेहरौली का पिलर इंस्क्रिप्शन, पिलर भी, आयरन पिलर भी इन्होंने विदिशा एमपी में बिठवाया था, जिसको तोमर जी लोग लेके आए थे दिल्ली में, इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। तोमर तोमर लोगों ने, आनंदपाल तोमर ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। इन्होंने, इनका टाइटल है महेंद्रादित्य। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हूण के आक्रमण को झेला था। स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने हूण को हराया था, और उसके बाद ये लास्ट गुप्ता रूलर बन जाते हैं। इन्होंने भी हूण को हरा के विक्रमादित्य का टाइटल गेन किया था, ये बताना मैं शायद भूल गया, ठीक है। उसका लास्ट गुप्ता रूलर जो थे, उसका लेटर गुप्ता रूलर्स बहुत सारे आते हैं, पुरु गुप्ता, बुधा गुप्ता, ये नरसिंह गुप्ता, विष्णु गुप्ता। देखो, ये धीरे 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 छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। और जब भी फ्यूडल सिस्टम में अगर मेन किंग छोटा हो जाता है, तो फिर जो बाकी के जो होते हैं ना फ्यूडेटरीज, वो अपना राज चलाने लग जाते हैं, टैक्स वैक्स देते नहीं है, और इस तरीके से आपको एम्पायर का अंत हो जाता है, ठीक है। अब इतनी सारी बातें हो गई, फ्यूडल सिस्टम की बात हम लोगों ने कर ली, तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात फटाफट कर लेते हैं। देखो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको अमट्टी मंडलम कहते थे। मंत्रिपरिषद को अमट्टी मंडलम कहते हैं, यानी कि कीवर्ड मंत्री, कीवर्ड अमट्य, ठीक है। मंत्री को अमट्टी बुलाया जाता है। एक पोजीशन समुद्रगुप्त ने क्रिएट किया था जिसका नाम था संधि विग्रहिका, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। उसके अलावा कुमारा मट्टी वो हो गए जो कि रिक्रूटमेंट हेड थे। उसके बाद महाप्रतिहारी, यानी कि चीफ अशर बुलाने वाले। उसके बाद दंड पशिका, यानी कि पुलिस चीफ।
प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, सबसे ऊपर होता है प्रोविंस, जिसको बुलाते थे भुक्ति, भुक्ति या फिर भोग। यहाँ पे उपारिका या फिर भोगपति राज करते थे, वही हैंडल करते थे, ठीक है। उसके बाद विषया यानी कि डिस्ट्रिक्ट, विषयपति या फिर आयुक्त इसको चलाते थे। उसके बाद आता है नगर यानी कि सिटी। तो विट्ठी और नगर, इसको कभी कभी विट्ठी बोलते हैं, कभी नगर बोलते हैं। तो नगरपति या फिर पुरपाल इसको चलाते थे। पुर यानी कि सिंगापुर जैसा होता है ना, पुरपाल, तो ये उसके पुरपाल थे। उसके बाद ग्राम विलेज, जिसको ग्रामिका लोग चलाते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर की बात करें तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, मोर डिसेंट्रलाइज था, ठीक है, कंपेयर टू मॉडर्न सिस्टम, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज था। फ्यूडल ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नेंस आपको देखने को मिलता था, जो कि काउंसिल्स के द्वारा रन किया जाता था। रेवेन्यू सिस्टम की बात कर लेते थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्यूडेटरी से ये लोग बोलते थे जो भाई हमें 1/6 दे दो, ठीक है, और हमारे फ्यूडेटरी बने रहो। उसके बाद किंग का जो शेयर होता था उसको भाग बुलाते थे, और कुछ एडिशनल टैक्सेस जो लगाए जाते थे उसको उदारंग बोला जाता था, ठीक है। उसके अलावा अदर टैक्सेस की बात करें तो बलि, जो कि बेसिकली वॉलेंट्री ऑफरिंग था, जो कि गुप्ता पीरियड के समय में कंपलसरी हो गया था। ये बलि आपको शुरू वैदिक कल्चर के समय से ही चलता आ रहा है, ठीक है, लेकिन गुप्ता पीरियड के समय में ये कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद सेना भत्ता यानी कि आर्मी मेंटेनेंस टैक्स। उसके बाद विष्ठी, विष्ठी का मतलब क्या होता है, तो फोर्स लेबर फॉर रॉयल पर्पसेस। दोस्तों याद करो, कैसे याद रखोगे। देखो, मैंने आपको बताया था ना, जो आपको सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था रुद्ररमन ने, और ऐसा कहा जाता है जो रुद्ररमन ने किसी भी प्रकार की विष्ठी का उपयोग नहीं किया था, यानी कि फोर्स लेबर का उपयोग नहीं किया था। दोस्तों अब जरा सोशल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। वर्ना सिस्टम में चेंजेस होते हैं और आपको कास्ट सिस्टम में बढ़ोतरी होती है। कारण क्या है, तो देखो, आपको जितने भी फॉरेनर्स जो आते हैं ना, उनको क्षत्रिय में मिला लिया जाता है। याद करो, जो सकास जो थे वो जो आक्रमण करते हैं, और वेस्टर्न क्षत्रप को चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने जब हराया था, तो वो सारे जो थे ना, वो अपने आप को क्षत्रिय बुलाते थे। ऑल्दो वो सकास थे, लेकिन अपने आप को क्षत्रिय बुलाते थे। इसके अलावा आपको ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनको शूद्र का दर्जा दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनको भी ज़मीनें दे दी गई थी। बोला गया था भाई तुम अब राज करो और रेवेन्यू जो होगा वो हमें पहुंचाओ। फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडेटरीज थे सारे। उसके बाद क्राफ्ट गिल्ड्स जो थे ना, उनको भी जगह मिल जाती है हेरिडिटरी कास्ट में। इसके अलावा अस्पर्श्य, यानी स्पर्श का मतलब हिंदी में होता है छूने वाला, है ना, जैसा हम लोगों ने छुआ है, स्पर्श, ठीक है। और इस जो नहीं छूने लायक हो उसको स्पर्श कहते हैं। तो पहली बार स्पर्श टर्म जो है वो कात्यायन के द्वारा यूज किया गया था। अनटचेबिलिटी का वर्ड जो आपको इसी पीरियड में देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि अनटचेबिलिटी अब ज़्यादा बढ़ जाती है। महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा गिर जाती है, डिक्लाइन होता है, पॉलीगैमी कॉमन हो जाता है, ठीक है, और अर्ली मैरिज भी देखने को मिलता है। पहली बार सती का जो है वर्णन है वो ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, इन्हीं के पीरियड में। किनके पीरियड में? तो भानुगुप्ता रीजन के समय में। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो जैसा कि आपने देखा, गुप्ता पीरियड का जब डिक्लाइन शुरू होता है तो फिर आपको ये समाजों पे भी असर डालता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बढ़िया सवाल आता है, जो सती का पहली बार वर्णन कहाँ पे देखने को मिला है, तो ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन पे, ईरान इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला है, भानुगुप्ता के रीजन में। इसके अलावा जो महिलाएं, जो उनके उनके प्रॉपर्टी राइट्स पूरे ले लिए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जिसको स्त्री धन बुलाते हैं। मतलब कहने का मतलब, जो महिलाएं के जितने कपड़े हैं, ज्वेलरी हैं, वो तुम्हारा है, बाकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए रिलीजियस डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, भगवान विष्णु की पूजा होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा आइडल वर्शिप तो है वो बहुत ही ज़्यादा शुरू हो जाता है, जैसा कि भगवान विष्णु के भी आइडल्स बना के पूजा शुरू हो जाते हैं। पुराण जो हैं वो लिखे जाते हैं, स्मृतिज जो हैं वो इस समय में कंपोज किए जाते हैं। अब ये जो आप नाम देख रहे हो, यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, ये सारे के सारे लॉ गिवर्स हैं, ठीक है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें इन्होंने पुराण की मदद से, स्मृतिज के माध्यम से इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन से ही मैंने उठाया था। ये पूछा गया सवाल है, जो यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, ये लोग कौन थे? तो ये सारे के सारे लॉ गिवर्स थे, ठीक है। अब बुद्धिज्म की बात कर लेते हैं। तो अब वज्रयान और टेंट्रिक कल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों वज्रयान में टेंट्रिक कल्ट देखने को मिलता है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों आपने हीनयान देखा, जो कि मूल रूप में था, जो ऑर्थोडॉक्स हिसाब किताब था। इसका आपका
बढ़ोतरी होता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के द्वारा रखा जाता है और यहाँ पे महायान आपको सेक्ट देखने को मिलता है जहाँ पे आइडल वर्शिप होती है। यहाँ पे आपको वज्रयान देखने को मिलेगा, ये एक तरीके का टेंट्रिक कल्ट इसमें देखने को मिलेगा, कहीं न कहीं से ऐसा कहा जाता है जो ये हिंदुइज्म से आया है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया महायान बुद्धिज़्म अपने हिसाब से वो कंटिन्यू रहता है। नालंदा जो है वो बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है, कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा ये एस्टैब्लिश किया जाता है। इसी बात पे थोड़ा सा लिटरेचर और लर्निंग की बात कर लेते हैं। देखो कुछ संस्कृत लिटरेचर है, यहाँ पे मैंने लिटरेचर और लर्निंग को ही हाईलाइट कर दिया क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। संस्कृत लिटरेचर, कालिदास ने लिखा था अभिज्ञानम शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम। ठीक है, उसके बाद भैरवी ने लिखा था कीरत अर्जुनिया। ठीक है, उसके बाद विशाख दत्तन ने लिखा था मुद्रक राक्षस, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडर्न पीरियड में जिक्र कर रखा है। शूद्रक ने लिखा था मृच कटिका, मतलब क्ले काट। विशाख दत्त और मुद्रक राक्षस का जब मैंने आपको बताया ही था, जब हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड को पढ़ा था तो ये बताया था मैंने आपको जी, ये गुप्ता पीरियड के बारे में लिखा गया है, लेकिन बात यहाँ पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही है और उसमें बताया गया है जो किस तरीके से आपको कौटिल्य ने हेल्प किया था चंद्रगुप्त मौर्य का धननंद को खत्म करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में, है ना। उसका विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र, जो कि बेसिकली डिडैक्टिक फेबल्स थे। डिडैक्टिक का मतलब क्या हुआ, देखो भाई साहब आपकी इंग्लिश की भी क्लास हो रही है, तो मतलब ऐसी कहानी जो लास्ट में मोरल्स दे, कुछ सीख दे के चली जाए। ठीक है, उसको डिडैक्टिक कहते हैं। ठीक है, फेबल्स का मतलब होता है स्टोरी। ठीक है, उसके बाद वात्स्यायन, वात्स्यायन ने लिखा था कामसूत्र, जो कि बेसिकली लव और सोशल बिहेवियर की एक तरीके की किताब है, एक तरीके की ट्रीटीज है, बहुत सारे इसके संकलन है। जीरो किसने इन्वेंट किया था, आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, बताइए। देखो इसको समझना पड़ेगा, तीन बंदे थे, एक तो आर्यभट्ट थे, एक ब्रह्मगुप्त थे और एक और बंदे थे जिनका नाम था पिंगल। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, पिंगल। तो अब जीरो से किसका लेना देना है, तो देखो ऐसा है ना, जो पिंगल ने पहली बार चर्चा की थी, आर्यभट्ट ने जीरो को एज अ प्लेस होल्डर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, लेकिन जीरो एज अ कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत में ये सारी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आर्यभट्ट ने लिखी थी किताब आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांत। ठीक है, जो कि बेसिकली एस्ट्रोनॉमी पे था। ठीक है, इन्होंने पहली बार ये बताया था जो अर्थ जो है वो सन के अगेंस्ट चक्कर लगाता है, ये सन रहा, ये अर्थ रहा, ये चक्कर लगाता हुआ अर्थ आपको जाएगा। ठीक है, पहली बार आर्यभट्ट ने ये बात बोली थी। वराह मिहिर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्न में से एक रत्न थे। इन्होंने लिखा था पंच सिद्धांतक बृहत संहिता, जो कि बेसिकली एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और नेचुरल साइंस पे बेस्ड थी। ठीक है, वराहमिहिर ने आपको मार्स पे पानी है 1500 साल पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, समझ लो। चलिए गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। अगर आपका मन करे तो वीडियो पॉज करके पानी वानी पी लो, क्योंकि आपको ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगम एज और फिर फाइनली मिडिवल इंडिया में घुस जाएंगे। ठीक है, तो फिर पानी वानी पीना है तो पानी वानी ब्रेक लेके, मतलब पॉज कर लो वीडियो, पानी वानी पी के आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और उसके बाद मैं आपको इतने सवाल जरूर कराऊंगा जो ये सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और एग्जाम में आपको कुछ नया नहीं दिखेगा, आप ऑप्शंस देखते ही टिक लगा दोगे। देखो टेम्पल आर्किटेक्चर को ना मैं आपको स्टैटिक जीके में अच्छे से पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। वैसे आप समझ लो जो 3 तरीके के टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री में, कौन से, तो एक तो है आपका नागर स्टाइल, ये आपको नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ। उसके बाद एक है द्रविडियन स्टाइल, ये जो द्रविडियन स्टाइल है ये आपको साउथ इंडिया में डेवलप हुआ। और इन्हीं दोनों के मिक्सचर से एक बन के आया है वैसारा स्टाइल। हम लोग बात करेंगे तीनों की, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, और जब मैं स्टैटिक जीके कराऊंगा तो एक साथ मैं सारी चीज़ें करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा हैवी लेक्चर हो जाएगा आपके लिए। तो देखो गुप्ता पीरियड के समय में नागर स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ, जो कि बेसिकली नॉर्थ इंडियन टेम्पल है। इसमें आपको शिखर और स्पायर देखने को मिलता है। नागर स्टाइल में आपको शिखर देखने को मिलता है इस तरीके का, ये नागर स्टाइल का देन है। इस तरीके से आपको शिखर दिखेगा। यही कारण है जो मंदिर वहीं बनाएंगे मैं इस तरीके का मंदिर आपको, अब आजकल तो इमोजी भी आने लग गए हैं तो इस तरीके से आपको दिखेंगे, है ना। ये झंडा है। ठीक है, और एक तो ये खासियत हो गई जो इसका आपका ये शिखर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं सैंक्टम, सैंक्टोरम।
ये सारे के सारे नागर स्टाइल की खासियत हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के देख लो, ये है दशावतार टेम्पल, देवघर यूपी। ये ओल्डेस्ट और फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों ये जो टेम्पल है ना, जब नागर शैली डेवलप भी नहीं हुई थी तब का टेम्पल है ये। तो यानी कि ये एक तरीके से माइलस्टोन सेट करके देता है हमें। इसके अलावा विष्णु टेम्पल तिगावा एमपी, ये जो आप इमेज देख रहे हो ऊपर में, ये मैंने विष्णु टेम्पल से ही लिया है। उसके बाद पार्वती टेम्पल, नचना कुर्था और भितरगांव टेम्पल, ठीक है, यूपी। बस आपको एक या दो बार पढ़ लेना है, काफ़ी है, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मैं जब टेम्पल आर्किटेक्चर कराऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अजंता केव्स, एलोरा केव्स और बाघ केव्स। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ये आएंगे ना, जो अजंता केव्स में आपको कौन से रिलीजन पे ज़्यादातर इमेज दिखेंगी, तो ये पूरी की पूरी बुद्धिस्ट थीम पे बेस्ड है, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। अब ये एलोरा केव्स जो है वो मल्टी रिलीजियस है, बुद्धिस्ट, हिंदुस्ट और जैनिस्ट हैं। ऑप्शंस में आपको अजंता भी दिखेगा, एलोरा भी दिखेगा, ठीक है, बाघ भी दिखेगा। तो कैसे आप समझोगे? तो एलोरा जो है ना वो एल्योर करता है। एल्योर का मतलब होता है लुभाना। किसको लुभा रहा है? तो ये हिंदुइज्म को लुभा रहा है, उसके अलावा बुद्धिज़्म को लुभा रहा है, उसके अलावा जैनिज़्म को लुभा रहा है। ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा। तो एलोरा जो है एल्यूर करता है, बस इतना याद रख लेना, बाकी सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगे। अजंता केव्स महाराष्ट्र में केव नंबर 16, 17 और 19 जो है ये सारे के सारे गुप्ता पीरियड के समय में है। यहाँ पे बुद्धिस्ट थीम्स आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र में, ये मल्टी रिलीजियस है। यहाँ पे भी आपको गुप्ता पीरियड के समय में डेवलपमेंट हुई थी, खासकर म्यूरल्स बनाए गए थे, चित्र बनाए गए थे। उसके बाद बाघ केव्स मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री केव्स विद म्यूरल आर्ट देखने को मिलता है। ये मैंने इमेज वहीं से लगाई है। ये है आपको उदयगिरी केव्स। दोस्तों उदयगिरी और खंडगिरी केव्स उड़ीसा वाला नहीं, ये है आपको एमपी वाला, विदिशा एमपी वाला, विदिशा एमपी वाला। अब ये जो वराह अवतार है ना वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से एसोसिएटेड है, ठीक है। स्कल्पचर एंड पेंटिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो किस तरीके से बुद्धिज़्म, जब महायान बुद्धिज़्म आया तो फिर आइडल वर्शिप शुरू हो गया। तो फिर आपको एक तरीके से गांधार स्कूल डेवलप हुआ जो कि बेसिकली इस पर ग्रीक का इन्फ्लुएंस था, और आपको एक मथुरा स्कूल आया जो अपना इंडिजीनियस था। तो इंडिजीनियस वाला कंटिन्यूड रहा गुप्ता पीरियड में, और गांधार स्कूल का डिक्लाइन होता चला गया, ठीक है। इसके अलावा ये सारनाथ बुद्धा का इमेज आप देख लो, किस तरीके से अब एक्सप्रेशन काफ़ी काम होने लगे हैं, आइडियल आने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद पेंटिंग्स की बात करें तो अजंता फ्रेस्को जो अजंता में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बाघ पेंटिंग सिमिलर स्टाइल देखने को मिलती है, जो कि बेसिकली बुद्ध के डिफरेंट जातक कथाओं को बताती है। अब जातक कथा में क्या है, तो अब आपको अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, ये सारे लोग मिलेंगे जो कि बेसिकली बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो कि आपको निर्वाणा मतलब आपको मोक्ष तक लेके जाएंगे, उसके बाद ही वो अपना मोक्ष प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो सारे बुद्ध के दूत होते हैं, जो कि बाद में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। चलिए एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो लैंड मेजर्स, क्षेत्र, खिला, वास्तु, गोचर, अपहारत, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछ देते हैं गोचर क्या होता है, तो जहाँ पे गायें चरती हैं तो गोचर यानी कि पैस्चर लैंड। अपहारत का मतलब हो गया फॉरेस्ट लैंड, ये सवालों में आया हुआ था इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अपरहत यानी कि अपराहत मतलब उसको राहत देने के लिए छोड़ दिया गया है ताकि इसकी फर्टिलिटी आती रहे। दोस्तों आपको पता होगा जो कोई भी खेत को अगर एक सीजन छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई खेती नहीं की जाती है, तो उसकी फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है और इसको अपराहत कहते हैं, ठीक है। वास्तु का मतलब हैबिटेबल लैंड और खिला का मतलब वेस्ट लैंड, ठीक है। खिला में कुछ नहीं खिलता है, उसका क्षेत्र का मतलब कल्टिवेबल लैंड, ठीक है। और एक है कुल्यवाप और द्रोणवाप, ये क्या है, तो ये बेसिकली गुप्ता पीरियड में लैंड मेजरमेंट यूनिट्स थे। अब यहाँ पे ये चीज़ इसलिए दिख रही है क्योंकि एक सवाल में मुझे दिख गया तो फिर मुझे डालना था, है ना। देखो आप चाहो तो इस पर पीएचडी कर सकते हो, लेकिन जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आएंगे उसी के बेसिस पे मुझे कोर्स बनाना पड़ेगा ना। तो कुल्यवाप मतलब जो कुल तक का गुजारा कर दे वो कुल्यवाप है, उतना ज़मीन देना है, ठीक है। और द्रोणवाप यानी कि ये ग्रेन के बेसिस पे कितना उपज करके देगी, तो ये बेसिकली यील्ड के बेसिस पे है। इतना नहीं घुसना है, बस कुल्यवाप और द्रोणवाप याद रखना है जो ये लैंड मेजरमेंट यूनिट्स थे, ठीक है। चलिए ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर लेते हैं। ये जो गोल्ड कॉइन्स इशू हुए थे इसको दिनार्स बुलाते थे, और ये गुप्ता के समय में सबसे ज़्यादा इशू किए गए थे। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर सवालों में अगर आपको कुषाण दिख जाए तो समझ जाओ वही है किंग,
के फॉर कुशान, के फॉर किशान, इसलिए मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। वैसे यहाँ पे ये दिनार की बात हो रही है, तो दिनार जो है वो बेसिकली गुप्ता के द्वारा इशू किया गया था, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्होंने पहली बार इशू किया था, जिसको रूपक कहते हैं। इसके अलावा कॉपर कॉइन्स, यहाँ पे मैं भूल गया मेंशन करना, रामगुप्त जो है उन्होंने कॉपर कॉइन्स चलाया था, ठीक है। चलिए डिक्लाइन की बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया था, जो डिसेंट्रलाइज था अपने अपना ये लोग राज चलाने लगे, फ्यूड्स जो थे। और गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन का एक और भी कारण था, जो ट्रेड जो है ना उसका भी डिक्लाइन शुरू हो गया था। जो व्यापार हम लोग रोम के साथ करते थे वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ हमारा रूट हो जाता है। कुछ मेजर पोर्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ताम्रलिप्ति के बारे में। देखो ये है ताम्रलिप्ति, कहाँ पे है, तो ये ईस्ट में है, यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन बस याद रखना, ये आपको कोलकाता पोर्ट के सामने में है ताम्रलिप्ति, ठीक है। घंटसाला ये है आपको यहाँ पे, उसका भरूच, चौल, कल्याण, कैम्बे, ये सारे के सारे आपको अरेबियन सी के पोर्ट है। बस एक बार दिमाग में बस धर लेना, ज़्यादा सोचना नहीं है। डिक्लाइन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूडलाइजेशन हो गया था, लैंड ग्रांट्स जिसको दे दिया, अब वो पैसे दे नहीं रहा है, ठीक है, और वो आपको राजा का एलिजेंस मान नहीं रहा है, तो इस तरीके से राजा कमज़ोर होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है पॉलिटिकल अथॉरिटी का, सब इन्फ्यूडेशन होता है। कहने का मतलब, जो हमने, राजा ने किसी और को ज़मीन दी, उसने किसी और को पार्टी दे दिया, मतलब पट्टी दे दिया, अब बोला कि भाई तुम राज करो, हमें देना रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू दे नहीं रहा है, ये राजा को पहुंचा नहीं रहा है, इस तरीके से ये सब इन्फ्यूडेशन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रेड का डिक्लाइन भी होता है, और करेंसी का डिबेसमेंट भी होता है, और जो इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होती है। एक्सटर्नल कॉज की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, हून इन्वेजन होता है, पहली बार कुमार गुप्त ने फेस किया था, स्कंद गुप्त ने हराया था, लेकिन धीरे धीरे वो एम्पायर को कमज़ोर कर देता है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर समझ लो। फर्स्ट वेव रिपेल्ड बाय स्कंदगुप्त, जैसा कि हम लोगों ने देखा। सेकंड वेव जो होता है वो तोरामन के लीडरशिप के अंतर्गत आता है। ये कौन था तोरामन, तो हून था, हून। और थर्ड वेव जो है वो मिहिर कुल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो हूण अपना प्रेजेंस ऐसे ही बना के रखेगा, हूण आएगा, फ्रंट पे आएगा, कहानी में फ्रंट पे जरूर आएगा। तो इस तरीके से गुप्ता एम्पायर का अंत होता है। लास्ट रूलर जो होते हैं वो होते हैं विष्णुगुप्त, ठीक है। और इस तरीके से एम्पायर जो है वो स्मॉलर किंगडम्स में फ्रैगमेंट हो जाता है, और जो भी लेटर गुप्ता किंग थे वो अपने छोटे से मगध वाले टेरिटरी में राज कर रहे होते हैं, बस इतना ही है। बात कर लेते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की। दोस्तों जाओ पानी वानी पी लो, और ब्रेक वेक लेना है तो ले लो, क्योंकि ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें अब आपको फिलॉसफी भी देखने को मिलेगा, और उसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। पानी वानी पी लो आराम से, ठीक है, फिर आके सेशन अटेंड करना। पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो पोस्ट गुप्ता पीरियड की जब भी बात होगी तो फिर गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन से हमें समझना होगा। दोस्तों जब गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होता है तो आपने देखा होगा जो किस तरीके से छोटे छोटे एम्पायर्स बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे फ्यूडेटरीज का डेवलपमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर मैप देखो, मैप आपको देखना जरूरी है। जो आप देखो जो किस तरीके से पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो गुप्ता पीरियड था, मतलब लेटर गुप्ता थे, वो किस तरीके से फिर से ये सिमट के रह जाते हैं अपने मगध रीजन में ही। छोटा सा एक रीजन है वहाँ पे, पाटलिपुत्र रीजन के आसपास ही सिमट के रह जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक मुखारीज हैं, पुष्यभूति हैं, मैत्रकाज हैं, यहाँ पे वकतकाज हैं, इन सभी का रोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पुष्यभूति जो है वो इंपॉर्टेंट कहलाएंगे, मुखारीज इंपॉर्टेंट कहलाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लेटर गुप्ता जो थे वो मगध रीजन तक ही सिमट के रह जाते हैं। मुखारीज जो हैं वो कन्नौज रीजन में, ठीक है, जो कि मॉडर्न उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इनका राज चलता है। उसके बाद पुष्यभूति जो हैं वो थानेश्वर, जो प्रेजेंट डे हरियाणा में आता है, वहाँ पे ये लोग राज करते थे। मैत्रका कौन थे, तो ये जो मैत्रका आपको वेस्टर्न क्षत्रप को आपने देखा होगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जब जीता था, वो वाला जो एरिया है ना, वेस्टर्न क्षेत्र वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे मैत्रकाज जो है वो राज करते थे, और वल्लभी गुजरात उनका कैपिटल हुआ करता था। फिर वकतकाज जो है, ये वाला जो एरिया है वो वकतकाज के द्वारा रूल किया गया, कब तक, तो 5th सेंचुरी तक। दोस्तों आपको याद होगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्होंने मैरिज अलायंस रखा था वकतकाजलों के साथ, ठीक है। तो अभी तक तो वो कंटिन्यूली रूल कर ही रहे हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, हून इन्वेजन की बात हम लोग करते हैं। देखो हून इन्वेजन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो किस तरीके से कुमार गुप्त
ने पहली बार हून इन्वेजन देखा था, लेकिन हूनों को सबसे पहली बार डिफीट किया था स्कंदगुप्त ने, ठीक है। लेकिन धीरे 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 यही हून आपको कारण बनते हैं गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन का, क्योंकि वो धीरे धीरे उनका इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ को कमज़ोर करते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हून इन्वेजन की। 500 से लेके 530 एडी तक हून इन्वेजन हुआ। हून कौन थे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिमिलर वे है, सकास जिस तरीके से आए थे उस तरीके से हून भी आए थे। ये जो हेप्थलाइट्स देख रहे हैं, नाम ऐसा लग रहा है कोई केमिकल हो, ठीक है, तो ये हून ही है, बेसिकली वाइट हून्स हैं। तो ये आपको सेंट्रल एशिया से आके यहाँ पे ये स्टेपी रीजन से आके यहाँ पे ये लोग बस जाते हैं, ठीक है। और ये जो हूना एम्पायर आपका दिख रहा है, इंडो हेप्थलाइट्स, ये कौन है? तो इन्होंने धीरे धीरे इंडिया में अपना प्रेजेंस बना लिया था। तो हून वैसे लोग थे जिनको खेती वेती करने आता नहीं था। वो बेसिकली नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे, मतलब घोड़े पे सवार होकर कैटल को हर्ड करते थे, ठीक है। उसके अलावा आए कहाँ से थे? ऑलरेडी बता दिया मैंने, सेंट्रल एशियन स्टेपी से ही आए थे, ठीक है। और वाइट हून्स जो हैं वो अफगानिस्तान में घुसते हैं, जिसको ऑक्सस रीजन कहते हैं। ऑक्सस रीजन क्या है ना, तो एक यहाँ पे एक नदी बहती है, आपकी जानकारी के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं आएगा, आएगा अभी तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे हम लोग ये सारी चीज़ें। तो अमूर दरिया एक बहुत बड़ा, यहाँ से एक नदी जाती है, वो इस तरीके से ये सेंट्रल एशिया को डिवाइड करती है। तो ये एक तरीके से ये नदी ना एक तरीके का गेटवे भी बना देती है, ताकि स्टेपिस जो ग्रासलैंड है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से लोग आसानी से इंडिया की तरफ आ सकें। तो ये इसको ऑक्सस रीजन कहते हैं, ठीक है। तो फिर इसके शुरुआत में तो स्कंदगुप्त ने तो रोका था, लेकिन धीरे धीरे ये हून का प्रेजेंस बढ़ता ही चला जाता है। और ये हून आपको सेंट्रल इंडिया और मालवा में आपको कुछ एरियाज ऑक्युपाइड कर लेते हैं 500 एडी में, ठीक है। कौन से एरिया में? तो आप जैसा देख लो, ये पूरा का पूरा ये हेप्थलाइट्स, इंडो हेप्थलाइट्स, यानी कि हून इन्वेजन के कारण ये एरिया उनका हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक रूलर हैं हून के, उनका नाम है तोरामन, ठीक है। शुरुआत में यही आते हैं और इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था सकाला, मॉडर्न सियालकोट में, यहाँ पे उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। उसके बाद इनके बेटे थे मिहिरकुल, और ये इन्होंने सेवाइट धर्म अपनाया था, और इन्होंने बुद्धिस्ट मंक को बहुत तंग किया, उनकी मोनेस्ट्रीज वगैरह में आग वाग लगा दिया था उन्होंने, ठीक है। ये तोरामन के बेटे थे मिहिरकुल, और इनको हराया था यशोधर्मन फ्रॉम मालवा। और इसके लिए इन्होंने जो उस समय के जो गुप्ता रूलर थे उनकी भी सहायता ली थी, और ये दोनों ने मिल के हूनों को खदेड़ा था, यहाँ से भगाया था। और ये सारी बातें आपको मंदसौर में ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो पूरी कहानी में यशोधर्मन का इतना ही रोल है। जो मालवा कैप्चर कर लिया गया था हून के द्वारा, इन्होंने गुप्ता जो उस समय में जो एम्परर रहे होंगे, उनके साथ मिलके इन्होंने हूनों को खदेड़ा था, वापस भगाया था। अब ये बात हमें टाइमलाइन से समझनी पड़ेगी। देखो, फर्स्ट हून का जो इन्वेजन होता है, तो पहली बार स्कंदगुप्त इसको रोकते हैं, ठीक है। कब की बात है? 455 CE। उसके बाद तोरामन जो है वो इंडिया की तरफ आता है, और पंजाब के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज को वो कैप्चर कर लेता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा वेस्टर्न एरिया को वो कैप्चर करता है। उसके बाद एक्सपेंशन होता है, गंगा वैली और मालवा को भी कैप्चर कर लेता है। फिर तोरामन के बेटे मिहिरकुल को हराया जाता है यशोधर्मन के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गुप्ता का उस समय जो रूलर थे वो थे आपको नरसिम्ह गुप्ता। इसके हेल्प के साथ ये दोनों मिल के हराते हैं, मिहिरकुल को भगाते हैं, और इस तरीके से हूनों लोग का डिक्लाइन हो जाता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो लगभग 55 साल इन्होंने हमारे इंडिया में तबाही फैलाई। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वर्धन डायनेस्टी की। और वर्धन डायनेस्टी के सबसे बड़े रूलर थे हर्षवर्धन, उनके बारे में हमें पढ़ना है अच्छे से। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हून का इन्वेजन हुआ था ना, तो पुष्यभूति ने आपको अलग ही एक किंगडम बना ली थी। इन्होंने ये पहले आपको फ्यूडिटरीज थे आपको गुप्तास के, लेकिन इन्होंने अपना लिंक तोड़ा और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और इस तरीके से वर्धन डायनेस्टी सामने आई। कैपिटल इन्होंने बनाया थानेश्वर, ठीक है। और वैसे तो कहा जाता है जो पुष्यभूति जो थे वो थे सबसे बड़े रूलर जिन्होंने वर्धन डायनेस्टी की स्थापना की, लेकिन इनसे बड़े रूलर थे आपको प्रभाकर वर्धन। इन्होंने पावर्स को कंसोलिडेट किया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, और ये ट्रू फाउंडर बन के सामने आए। अभी आप कहानी में देखोगे जो किस तरीके से प्रभाकर वर्मन मुखारीज लोगों के साथ मैरिज अलायंस भी करते हैं, और कैसे धीरे धीरे हर्ष के समय तक ये पूरा का पूरा एरिया फिर से यूनिफाइड हो जाएगा।
तो आपने देखा जो फाउंडर थे वर्धन डायनेस्टी के पुष्यभूति थे, लेकिन प्रभाकर वर्धन जो थे वो रियल फाउंडर कहलाए। उसके बाद प्रभाकर वर्धन के बेटे थे आपको राज्यवर्धन, जो सबसे बड़े बेटे थे। उसके बाद इनकी बेटी थी राजश्री, जिसकी शादी करा दी जाती है मुखारी रूलर ग्रहवर्मन से, ठीक है। और आपको प्रभाकर वर्धन के एक और सबसे छोटे बेटे थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। तो सबसे पहले प्रभाकर वर्धन ने बताया जो मैं हूँ असली रूलर। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट ये आता है, जो बंगाल के गौड़ रीजन को रूल कर रहा था आपको ये व्यक्ति जिसका नाम था शशांक। इसने देवागुप्ता, एक व्यक्ति मालवा का जो रूलर था, उसको भड़काया और वो जाके आपको प्रभाकर वर्मन के जो दामाद हैं उसकी हत्या कर देता है। और देवागुप्ता ग्रहवर्मन की हत्या करने के बाद राजश्री को लेके चल देता है, ठीक है, वहां उसको कैप्चर कर लेता है। राजश्री का बड़ा भाई राज्यवर्धन अब वो निकल पड़ता है देवागुप्ता को मारने के लिए, ताकि वो अपनी बहन का और अपने जीजा की मृत्यु का बदला ले सके। बहन तो अभी मरी नहीं है वैसे, ठीक है। तो फिर ये देवागुप्ता को तो मार देता है, लेकिन बाद में इसकी भी मृत्यु हो जाती है और इसको शशांक मार देता है। अब अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है, जो अब सिंहासन पे कौन बैठेगा, तो फिर हर्षवर्धन को सिंहासन पे बैठाया जाता है। कब, तो 606 एडी, याद कर लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछते हैं। ये होता है हर्षा एरा, ठीक है। तो हर्षा एरा यानी कि 606 एडी में ये बैठता है, जब उसकी ब्रदर की ट्रेजिक डेथ हो जाती है। अब ये सबसे पहले तो जाके अपनी बहन को बचाता है, जो फॉरेस्ट में चली जाती है, और जब खुद को आग लगा रही होती है तो जाके ये बोलता है रुक जा बहन, लड़ने की जरूरत नहीं है, आ गए हम। और फिर हर्षवर्धन चल पड़ता है शशांक को मारने के लिए, लेकिन शशांक की मृत्यु और अपने आप हो जाती है और वो अपने इस एरिया को कब्जा कर लेता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कन्नौज जो पहले कब्जा कर लिया जाता है, इसको इसको मुक्त कराता है और ये आपको अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज की ओर शिफ्ट कर देता है। और ये मूव इसको बनाता है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा राजा उस समय का, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी का। नॉर्थ इंडिया को जीतने के बाद ये चल पड़ते हैं साउथ इंडिया को जीतने के लिए। बीच में बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद इनकी लड़ाई होती है। जैसे ये नर्मदा नदी के किनारे पहुंचते हैं तो इनकी लड़ाई होती है पुलकेशिन सेकंड से चालुक्यन की। और इस समय में हर्षवर्धन की बहुत ही बुरी तरह हार होती है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही फेवरेट सवाल है, जो हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो पुलकेशिन सेकंड ने हराया था, जो कि बेसिकली चालुक्यन किंग थे। उसके बाद अब हर्षवर्धन के कल्चरल जो डेवलपमेंट्स है उसकी बात करें तो हुएन सांग जो हैं वो हर्षवर्धन के समय में ही आए थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आए तो हर्षा और हुएन सांग दोनों एच से ही स्टार्ट होता है। इस तरीके से आप याद कर लेना और कंफ्यूज मत होना चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ट्रैवलर्स की क्रोनोलॉजी भी पूछ देते हैं, जो पहले कौन आए थे, हुएन सांग आए थे या फाहियान आए थे। तो सबसे पहले फाहियान आए थे, उसके बाद ही हुएन सांग आए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब हुएन सांग इंडिया आए थे तो हर्षवर्धन ने इनके लिए दो बड़े बड़े सभा ऑर्गेनाइज किए गए, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, जिसे असेंबलीज बोलते हैं। एक तो आपका ये देख सकते हैं यहाँ पे महायान जो रिलीजन है उसको हिंदुइज्म के साथ यहाँ पे मिला के पूजा की जा रही है, जो एक तरीके से रिलीजियस टॉलरेंस को दिखाता है। तो फिर कन्नौज और प्रयाग में दो बड़ी बड़ी असेंबलीज रखी गई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में पूछता है। और जो ये प्रयाग में जो असेंबली रखी गई थी ना, वो आगे चल के कुंभ का कारण बनती है। जो आज जो कुंभ मेला आप देखते हो वो पता चलता है जो हर्ष के टाइम से ही, हर्षवर्धन के समय से ही किया जा रहा था। इसके अलावा हर्ष जो व्यक्ति थे अपने आप में बहुत बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, खुद भी ऑथर थे जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। और ये चारों तरफ इंटेलेक्चुअल लोगों से घिरे हुए रहते थे, ठीक है, जिसमें से बाण भट्ट भी शामिल थे। इनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कहानी आपने ये समझा, जो सक्सेशन क्राइसिस इस तरीके से था। जो राज्यवर्धन जो थे वो थे इल्डरसन किसके, तो प्रभाकर वर्धन के, जिनको शशांक मार देता है। राजश्री उनकी बेटी रहती है, प्रभाकर वर्धन की बेटी रहती है, जिसकी ग्रहवर्मन से शादी होती है, जो कि मुखारीज किंगडम से थे। उसके बाद हर्षवर्धन कहानी में आते हैं, जो कि यंगर सन होते हैं किसके, तो प्रभाकर वर्धन के। 606 यानी कि 606 सी में इनका राज तिलक होता है और इस तरीके से वो मिडेवल इंडिया के बहुत ही बड़े रूलर बन जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था थानेश्वर टू कन्नौज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल बनते हैं। इसके अलावा इन्होंने मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई कर लिया था अपने समय में। उसके बाद इनकी हार होती है पुलकेशिन टू, जो कि बेसिकली चालुक्य के राजा थे उस समय में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे फेवरेट सवाल है, जो कि नर्मदा रिवर के किनारे 618 में इनकी
हार होती है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल गुप्ता सिस्टम जो होता है उसी तरीके का है, जो चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और लेकिन जो गुप्ता सिस्टम फ्यूडिटरीज पे बेस्ड था, ये फ्यूडल सिस्टम अब आगे जाके और भी फ्यूडलाइज्ड हो जाता है। कहने का मतलब लैंड ग्रांट्स और भी ज़्यादा मिलते हैं और बोला जाता है तो तुम हमें रेवेन्यू ला कर दो, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की देखो, भुक्ति जो कि आपने गुप्ता पीरियड में देखा होगा, भुक्ति प्रोविंस। उसके बाद विषय जो कि डिस्ट्रिक्ट को विषय कहते थे, जो आपने ऑलरेडी देखा होगा गुप्ता पीरियड में। इसके अलावा एक नया यहाँ पे पटाखा आपको दिख रहा है जो कि सब डिवीजन है, और उसके बाद ग्राम जो कि विलेज है। देखो हर्षवर्धन वैसे तो थे शैवाइट, लेकिन उन्होंने महायान बुद्धिज्म को भी अपनाया था, और आपने देखा जो किस तरीके से दो बड़ी बड़ी असेंबलीज रखी गई थी। इसके अलावा रिलीजियस टॉलरेंस तो आपको अक्सर देखने को मिलता ही है ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स के सामने में, और इन्होंने मल्टीपल सेक्ट्स को प्रश्रय दिया था। दो कन्नौज और प्रयागराज में इन्होंने असेंबलीज बुलाई थी। प्रयागराज आगे चल के कुंभ का प्रीकर्सर कहलाता है। देखो सोर्सेज ऑफ हर्षाज रीजन में बात कर लें तो पूरी कहानी हमें कहाँ से पता चलती है, ये जो जितनी बातें मैंने आपको बताई वर्मन डायनेस्टी की, वर्धन डायनेस्टी की, वो कैसे पता चलती हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज इसके हर्ष चरित्र जो है वो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो कि इनके कोर्ट में ही थे, हर्षा के कोर्ट में ही थे, कोर्ट पोएट थे इनके। इसके अलावा सी यू की ये हुएन सांग ने लिखा था। दोस्तों फाहियान ने क्या लिखा था, फाहियान ने क्या लिखा था, तो उन्होंने लिखा था फुको की, फुक फुक के लिखा था, और इन्होंने लिखा था सी यू की, ठीक है। हुएन सांग ने लिखा था सी यू की, जिसमें इन्होंने हर्षा के बारे में बताया था। हर्षा के लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो इन्होंने खुद लिखा था नागानंद, जो कि बेसिकली संस्कृत ड्रामा है। उसके अलावा रत्नावली जो कि बेसिकली कोर्ट ड्रामा था। प्रियदर्शिका ये पोएटिक ड्रामा शोकेसिंग द रॉयल लाइफ। चलिए अब हुएन सांग ने जितनी भी बातें लिखी थी उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन इनका रहा है एक बार देख लेते हैं। सोशल कंडीशन अच्छी बात है, पीसफुल था, ठीक है, यही बात है। अगर कुछ अलग से लिखा हुआ रहता है वही हाईलाइट किया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो रिलीजियस स्टेट के हिसाब से बुद्धिज्म जो था ये अबाउट टू डिक्लाइन था, और हिंदुइज्म जो था वो पनप रहा था इनके हिसाब से, हुएन सांग के हिसाब से। ये नालंदा यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, तो ये जाते तो नालंदा हैं, उसके बाद कन्नौज असेंबली हैं, प्रयाग असेंबली हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। याद कैसे रहेंगी, तो आप यहाँ पे पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको सवालों में करा दूंगा, उस समय बता दूंगा, आप रिवाइज भी कर रहे होगे। तो अल्टीमेटली जब एग्जाम्स में सवाल बन के आपके सामने दिखेंगे तो फिर आपसे गलत नहीं होगा, आई कैन पर्सनली गारंटी यू। इतनी मेहनत हो किस लिए रही है ना। गवर्नमेंट जो था वो फ्यूडल था, डिसेंट्रलाइज था, यही बातें की जा रही हैं। लोकल रूलर्स के पास ऑटोनॉमी था अच्छा खासा, जो कि हर्ष को राजा मानते थे, उनको सुजेरेनिटी प्रोवाइड करते थे। चलिए अब डेक्कन और साउथ इंडिया के किंगडम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वक्तकाज की। देखो वक्तका जो थे ना, ये आपको गुप्ता का साउथ इंडिया से एक लिंक बना रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं। और ये ब्रिज बनाने में आप याद करो किस तरीके से चंद्रगुप्ता दो विक्रमादित्य जो थे उन्होंने एक तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई थी, जो वक्तका से उन्होंने प्रभावती गुप्ता यानी अपनी बेटी को उन्होंने वक्तकाज के रूलर रुद्रसेना जो राजकुमार थे उससे उन्होंने शादी करा दी थी, और इस तरीके से एक तरीके से उनको साउथ इंडिया का एक्सेस मिल जाता है। वक्तकाज जो थे उसके फाउंडर थे विंध्य शक्ति, याद कर लेना, पूछते हैं। और इनका वक्तकाज का अंत कैसे होता है, तो चालुक्यास के द्वारा इसका अंत होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे मैप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वक्तका है। ये जब हम लोग चालुक्य की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो चालुक्य के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। इसके अलावा मैप में देखो ये जो कदम्ब है ना, तो कदम्ब और वक्तका जब खत्म होते हैं तो फिर चालुक्य की यहाँ पे इमरजेंस होती है, और इसके फाउंडर थे जय सिम्हा, ठीक है, जो कि बेसिकली कदम्ब के ही फ्यूडिटरी कहलाते थे, कदम्ब फ्यूडिटरी ऑफ बनवासी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो चालुक्याज ऑफ वतापी हैं, इनकी इनके कैपिटल जो थे ना वो तीन थे बेसिकली। एक तो था बादामी जो कि कैपिटल ऑफ अर्ली चालुक्य कहला जाता था, यानी कि पुलकेशिन 1 और पुलकेशिन 2 का कैपिटल कहलाता था। दोस्तों पुलकेशिन 2 ने हर्षा को हराया था, याद आपको आ रहा होगा। कल्याणी ये वेस्टर्न चालुक्यास का कैपिटल था, और वेंगी जो था वो ईस्टर्न चालुक्यास का कैपिटल था। अब ये क्या है, ये तो ये सारे के सारे फ्यूडिटरीज हैं, ये सारे मिलके चालुक्य बना रहे हैं, है ना। और यही फ्यूडिटरी जाके चालुक्याज ऑफ वतापी बनता है। पुलकेशिन 1 जो होते हैं वो सबसे पहले इसको कंसोलिडेट करते हैं, और पुलकेशिन 2 जो होते हैं इसको आगे एक्सपैंड
करते हैं। पुलकेशिन टू की बात कर लेते हैं तो उन्होंने हर्षा को हराया था, ठीक है, और इस तरीके से हर्षा का जो दक्कन को राज करने की जो नीति थी उसी समय इसका अंत हो जाता है। और ये सारी बातें आपको लिखी गई हैं ऐहोल इंस्क्रिप्शन में रविकृति के द्वारा। दोस्तों चालुक्य का खुसरो टू ऑफ पर्सिया के साथ लिंकेज था। उसके अलावा इन्होंने हुएनसांग को भी बुलाया था अपने रीजन में, आ जाओ। और फाइनली नरसिंह वर्मन जो पल्लव के थे, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी के थे, उनके द्वारा ये इनकी हत्या कर दी जाती है, पुलकेशिन टू की हत्या कर दी जाती है। और ये जो चालुक्य वतापी हैं, तो ये वतापी को राज करने वाले अब पल्लव हो जाते हैं, नरसिंह वर्मन हो जाते हैं। और इन्होंने टाइटल गेन किया था वतापी कोंडा, ठीक है, यानी कि वतापी पे राज करने वाला कोंडा रेड्डी। वैसे जो राज करते हैं उनके ऊपर भी कोई राज करने वाला आ ही जाता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा पुलकेशिन टू ने हराया हर्षा को, पुलकेशिन टू को हराया आपको नरसिंह वर्मन ने, और फाइनली जो राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्य का अंत करते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात तो है, जो चालुक्य जो थे ना वो टेम्पल आर्किटेक्चर में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था पिछली बार नागर शैली, जो कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया में था, जो कि गुप्ता पीरियड के समय में डेवलप हुआ है ना। अब यहाँ पे आपको वेसारा शैली देखने को मिलेगा। एक और शैली है द्रविडियन शैली। द्रविडियन शैली और नागर शैली को मिला के वेसारा शैली सामने आता है, जो कि चालुक्य के समय में ये फ्लरिश होता है, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ नागारा एंड द्रविडियन स्टाइल, दैट इज़ वेसारा स्टाइल। और इसकी शुरुआत चालुक्य ने की थी और इसको पीक पे लेके गए थे राष्ट्रकूट और होयसलास। और ऐहोल एक जगह है जिसको टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। यहाँ पे आपको 70 स्ट्रक्चर्स टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। वेसारा स्टाइल, अब इसमें है जिनेंद्र, विष्णु, लदखान, दुर्गा टेम्पल ऐहोल। इंपॉर्टेंट है दुर्गा टेम्पल ऐहोल, ये इमेज मैंने वहीं से लिया है दुर्गा टेम्पल ऐहोल का। उसके अलावा कुछ नगारा स्टाइल भी आपको देखने को मिलेंगे। नागर स्टाइल में था पापंथ टेम्पल पट्टडकल, और द्रविडियन स्टाइल था आपका विरूपक्ष और संगमेश्वर टेम्पल्स पट्टडकल। ये सारे के सारे चालुक्यन पीरियड में डेवलप हुए थे। यहाँ पे आप इमेज देखोगे तो देखो, ये मैंने आपको नागर स्टाइल में बताया था जो किस तरीके से शिखर का डेवलपमेंट होता है। और द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है ना, जितना बड़ा टेम्पल नहीं है उससे बड़ा उसका गेट होगा, गोपुरम होगा, ठीक है। एक एक तो ये बात होगी। दूसरा, यहाँ पे आपको एक टैंक होगा, मतलब वाटर स्टोरेज की जगह होगी। तो ये सारे के सारे द्रविडियन स्टाइल है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, लंबा चौड़ा एरिया है। इसके अलावा वेसार स्टाइल में इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जब हम लोगों ने देखा तो चालुक्यन अंपायर का जब अंत होता है तो फिर नरसिंह वर्मन वन जो होते हैं वो हरा देते हैं आपको पुलकेशिन टू को, ठीक है। अब ये जो नरसिंह वर्मन थे वो थे पल्लव डायनेस्टी के। पल्लवी कहाँ से आए थे, तो पल्लवाज ऑफ कांची जो थे उनका शुरू में कहाँ से आए थे वो तो नहीं पता, ठीक है। ऐसा कहा जाता है तो बेसिकली ये लोग तोंडाई मंडलम इस जगह से आए थे। अब ये जो तोंडाई है, पल्लव है, दोनों का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, तोरी आपने सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके की वेजिटेबल होती है, क्रीपर्स। तो यहीं से ये दोनों वर्ड आए हैं, पल्लव और तोंडाई, दोनों एक ही जगह से आए हैं, ठीक है। कुछ याद कराने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिकली सच्चाई है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है तो जो पल्लवास जो थे वो सतवाहन अंपायर के फ्यूडिटरीज थे, फाउंडर थे इसके सिंह वर्मन, कांची इनका कैपिटल था। और ये ब्राह्मणिकल हिंदू थे और इनकी लड़ाई चलती थी आपको चालुक्य में, किस लिए, तो कृष्णा और तुंगभद्रा, ये कृष्णा नदी है, ठीक है, तुंगभद्रा रीजन ये है। तो यहाँ पे जो है इनकी लड़ाई चलती थी आपको चालुक्य से, ठीक है। उसके अलावा इनका आपका कल्चरल स्प्रेड जो था वो कंबोडिया, जावा, अन्नाम, इन सभी पे था, ठीक है। और ये टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इनका भी योगदान था पल्लव का। यही कारण है जो साउथ ईस्ट एशिया में जो टेम्पल्स आपको दिखते थे वहां पे पल्लव स्टाइल शिखर्स टेम्पल्स में देखने को मिलता था। पल्लव लोग जो टेम्पल बनाते थे ना वो बेसिकली प्योर द्रविडियन स्टाइल था, जिसमें आपको इस तरीके से पिरामिड शेप का टेम्पल दिखेगा। और इस तरीके से जो स्टाइल आपको नागर स्टाइल में इस तरीके का शिखर था, आपको द्रविडियन स्टाइल में इस तरीके का थोड़ा सा पिरामिडिकल शेप का आपको दिखेगा शिखर। इसके अलावा एक पूरा बहुत बड़ा एरिया दिखेगा, गोपुरम दिखेगा, गेट, गोपुरम का मतलब होता है गेट। इन सभी को मैं टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ाऊंगा आराम से स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और इसी से मैं लिंक भी कर दूंगा। मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर के कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें
तो महेंद्र वर्मन ने रॉक कट मंडप्स बनवाए थे। नरसिंह वर्मन वन ममल्ला, उन्होंने रथ टेम्पल और सप्त पगोड़ा बनाया था महाबलीपुरम में। नरसिंह वर्मन सेकंड राजसिम्हा, इन्होंने कैलाशनाथ, वैकुंठ पेरुमल और शोर टेम्पल बनाया था। इसके अलावा नंदी वर्मन थर्ड, इन्होंने मुक्तेश्वर और मतंगेश्वर टेम्पल्स बनवाए थे। पल्लव स्कल्पचर के अगर डिजाइन की बात करें ना, तो आपको बुद्धिस्ट जो स्कल्पचर्स थे उसमें जो लीनियरिटी देखने को मिलती थी वो पल्लवास में भी देखने को मिलती थी। और ऑर्नामेंट जिसकी जैसे सजाते हैं ना, उस तरीके से अच्छे तरीके से सजाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल है डिसेंट ऑफ द गैंजेस, अर्जुना पेनेंस एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में जाओगे तो सिंगल रॉक पे इस तरीके से कार्व किया गया है, ये है अर्जुनाज पेनेंस। हाईली रिफाइंड रॉक कट आर्किटेक्चर है, जैसा कि आप यहाँ पे एलिफेंट को देख सकते हैं, और इसके अलावा ऊपर में छोटे 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 आपको डीटीज बनाए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है, जिसके बारे में हम लोग जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ेंगे तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। चलिए एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। 319 में गुप्त संवत स्टार्ट होता है, गुप्त कैलेंडर की बिगिनिंग होती है। उसके बाद समुद्रगुप्त का रीजन आता है, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये गोल्डन एज पे लेके जाते हैं, फाहियान भी इन्हीं के समय में आते हैं। कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने हूनों को पहली बार भगाया था। उसके बाद फर्स्ट नोन सती इंस्क्रिप्शन एट ईरान, बहुत बार ये सवाल पूछ चुका है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफेक्टिव एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर। चलिए अब हम लोग हिंदू फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। क्यों? इसलिए तो देखो, हिंदू फिलॉसफी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदू फिलॉसफी में स्कूल्स डेवलप हुए थे, ठीक है। और वो स्कूल्स आपको गुप्ता पीरियड के समय में पीक पे चले गए थे, मतलब उनका डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड के समय में पीक पे था, ठीक है। इसी कारण से हमें इसको गुप्ता पीरियड में ही पढ़ना पड़ रहा है। चीज़ों को समझते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन टॉपिक है और इससे सवाल आते हैं, आपको समझना होगा। दोस्तों उससे पहले एक थोड़ी सी ज्ञान की बात यह है, जो ज़िंदगी में आप कुछ भी बनना चाहोगे, ठीक है, उसके लिए जब भी आप एग्ज़ाम देते हो ना, और वो एग्ज़ाम अगर जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप सबसे पहले चीज़ों को मैक्रो लेवल पे देखो। मैक्रो का मतलब क्या है? जो आप उसको ओवरऑल एक पूरा डिस्टेंस मार के देखो, देखो जो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल समझ लो पूरे सिलेबस को आप देख रहे हो, ये मैक्रो लेवल पे है। माइक्रो लेवल पे घुसने की कोशिश मत करो। माइक्रो लेवल पे अगर घुसोगे, ठीक है, जैसे मान लो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइक्रो लेवल पे हैं, अब आप यहीं पे टिके हुए इसी को देख रहे हो बार बार, ठीक है, बाकी का पूरा चीज़ बचा हुआ है, तो फिर वो आपको रिजल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मैक्रो लेवल पे कंट्रीब्यूट इसलिए कर देगा क्योंकि आपका एक तरीके से सिलेबस कवर हो जाएगा और आप चीज़ों को एटलीस्ट जान रहे होगे, और क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मिलेंगे ऑप्शंस जिसको आपको एलिमिनेट करना है। अब ये सारी बात यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि हिंदू फिलॉसफी अपने आप में एक स्टैंड अलोन चीज़ है। मोटी मोटी किताबें हैं, आपको उतना नहीं पढ़ना है, उतना नहीं घुसना है। कौन सा अद्वैतवाद होता है, कौन सा ये नॉन ड्यूअलिज्म होता है, कौन कैसा क्या है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रीड इट फॉर योर ओन कॉम्पिटिशन, जो कि जनरल कॉम्पिटिशन है। बस चीज़ों को समझ लो ताकि आप ऑप्शंस को देख के आप फिगर आउट कर लो, अच्छा ये राइट आंसर हो सकता है, और आप टिक लगा के आओ और आपका काम हो जाए, ठीक है। हिंदू फिलॉसफी को भी हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे। फिलॉसफी का अलग से कोई क्लास नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दर्शन, क्योंकि ये दर्शन पे बेस्ड होता है हिंदू फिलॉसफी, जिसको हम लोग व्यू पॉइंट कहते हैं, पर्सपेक्टिव भी इसको कहते हैं। ग्लास में पानी है, ठीक है, कुछ लोगों को ये नज़र आएगा जो ये गिलास में पानी आधा भरा हुआ है, और कुछ लोगों को नज़र आएगा जो ये ग्लास में आधा खाली है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अ पर्सपेक्टिव, और फिलॉसफी यानी कि दर्शन भी इसी पे बेस्ड होता है। उस समय में आपको दो स्कूल्स आए सामने में, एक तो था ऑर्थोडॉक्स स्कूल और दूसरा था हेटेरोडॉक्स स्कूल। ऑर्थोडॉक्स यानी कि ये लोग वेद को मानने वाले थे, उनको ऑर्थोडॉक्स बुलाया जाता था। लेकिन जिन्होंने वेद को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया उनको हेटेरोडॉक्स कहा जाता था, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स में आपको 6 स्कूल्स डेवलप हुए जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। और इसके अलावा हेटेरोडॉक्स में भी बहुत सारे स्कूल थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको चारवाक, लोकायत, लोकायत। उसके अलावा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, जो किस तरीके से वैदिक इन्फ्लुएंस बढ़ गया था और उसमें एक तरीके से कट्टरता आ गई थी। तो फिर उसके उपाय के लिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आया, साथ साथ जैनिज़्म के साथ साथ आजीविका भी आया। मक्खाली घोषाल, आपको अगर कुछ कुछ याद आ रहा होगा तो
तो आजीविका आया जो कि बेसिकली फैटलिज्म में बिलीव करती है, नियति में बिलीव करती है, और एक अजन्मा भी आया। उसके अलावा और भी आए थे, लेकिन आपको यहाँ पे मैं 5 बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे 6 वाले को देख लेते हैं। इसमें क्या है ना, तो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, मतलब यहाँ पे जो भी आपको फिलॉसफी ज्ञान मिलेगा इसमें वेदों को रिजेक्ट नहीं किया गया है। नास्तिक वाले जो थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स है, उसको हिंदी में ऑर्थोडॉक्स को कहते हैं आस्तिक, जो कि आस्था में विश्वास रखते हैं, और नास्तिक जो कि आस्था में कोई विश्वास नहीं रखते हैं, नास्तिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें डेवलप हुई। दोस्तों, ऑर्थोडॉक्स स्कूल में टोटल 6 स्कूल थे। एक था आपका न्याय, दूसरा था वैशेषिका, तीसरा था सांख्य, और चौथा योग, पांचवा पूर्व मीमांसा, और लास्ट में वेदांता, उत्तर मीमांसा इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये जो वेदांत है, इसके भी कुछ पार्ट बन के आए। अद्वैत, नॉन डुअलिज्म, विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, और द्वैत यानी कि डुअलिज्म। अब यहाँ जो आप देख रहे हो अद्वैत, नॉन ड्यूअलिज्म, ये क्या होता है मैं यहाँ पे छोटा सा बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो, नॉन ड्यूअलिज्म कहने का मतलब ये हुआ है, जो अद्वैत यानी कि कुछ भी है वो एक ही है। तो अद्वैतवादी जो होते थे वो बोलते थे एक ही परम सत्य है, जिसे हम लोग ब्रह्म कहते हैं। मतलब इनके हिसाब से ब्रह्म जो है वही एक परम सत्य है, ठीक है। उसके अलावा विशिष्ट अद्वैत, इसी में विशिष्ट अद्वैत की थ्योरी लेके आया, जिसको क्वालिफाइड न्यू नॉन ड्यूअलिज्म कहा जाता है। और द्वैतवाद यानी कि डुअलिज्म, इसमें क्या है ना, जो ईश्वर और मानव दोनों को अलग अलग करके देखा गया है, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली द्वैत, ठीक है। अब हम लोग न्याय, वैशेषिक, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता, इसके बारे में बात करेंगे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो कौन से स्कूल के फाउंडर कौन थे, बस आप अगर इतना याद कर लेते हो तो समझो आपका 50% काम डन। सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। संख्य जो स्कूल थे उसके फाउंडर थे आपको कपिला, ठीक है। ये बेसिकली द्वैतवाद था, यानी कि डुअलिज्म था। पुरुष और प्रकृति, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है। पुरुष का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, प्रकृति का मतलब होता है मैटर। तो आपको याद किससे रखना है, तो स्वंख, कापिला, पुरुष एंड प्रकृति यानी कि डुअलिज्म। योग, पतंजलि, ये अक्सर लोग familiar होंगे इस चीज़ से, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इस चीज़ को मानने के लिए, इस डुअलिज्म को प्रैक्टिस के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, एक मेडिटेशन चाहिए, जो आपको योग सिखाती है, जो पतंजलि के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन फॉर लिबरेशन एक्सेप्ट गॉड, यानी कि ये बेसिकली आस्तिक स्कूल का है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल का है। न्याय, न्याय क्या है, तो ये गौतम के द्वारा लाया गया था। न्याय में आपको लॉजिक एंड रीजनिंग है, वैलिड नॉलेज चाहिए, जिसे प्रमाण कहते हैं, और इसके साथ ही आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी। सभी लोग आपको मोक्ष मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद वैशेषिका, ये कन्नड़ ऋषि के द्वारा लाया गया था, और ये एटोमिज्म और मेटाफिजिक्स के बारे में है, और यही सवाल पूछा जाता है, जो इसमें से कौन सा स्कूल है जो बेसिकली एटोमिज्म पे बात करता है, तो वो वैशेषिका स्कूल है, जो कि कन्नड़ ऋषि के द्वारा लाया गया है, ठीक है। जिसमें रियलिटी को कैटेगराइज किया गया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा लाया गया है। इसमें क्या है ना, जो कर्मा, जो रिचुअल एक्शन है, वो आपको एज अ पाथ ऑफ धर्म दिखाया जाता है, जिससे आपको लिबरेशन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। वेदांत, जो कि बेसिकली भद्रयान के द्वारा लाया गया था, ये आपको आत्मा और ब्राह्मण का स्पिरिचुअल यूनिटी दिखाता है, ठीक है। और ये उपनिषद पे बेस्ड है। उपनिषद आपको याद होगा, जो इसका मतलब होता है आओ बैठो। आपने अगर हमारी वैदिक पीरियड वाले लेक्चर को फॉलो किया होगा, तो उसमें मैंने बताया है जो उपनिषद का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जो आप गुरु के सामने बैठते हैं और उसके बाद डिस्कस होती है दर्शन यानी कि फिलॉसफी, ठीक है। तो वहां से आया वेदांत, यानी कि वेदों का अंत यहीं पे हो जाता है, स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ आत्मा एंड ब्राह्मण, ठीक है। अब यहाँ वेदांत के कुछ और हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अद्वैतवाद जो है, नॉन ड्यूअलिज्म, ये लेके आए आदि शंकराचार्य, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट अद्वैत जो है, ये क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म जो है, ये रामानुजम लेके आए, और द्वैतवाद जो है वो माधव लेके आए। यही सारे नाम ही अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये आपको पढ़ लेना है। और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो कोर आइडियाज हैं, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। 1 या 2 बार आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले देख लेना। हेटेरोडॉक्स स्कूल की बात कर लेते हैं, जिन्होंने वेदास के अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया था। चारवाक, लोकायत, ये नाम याद रख लेना, पूछते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके फाउंडर थे बृहस्पति, ठीक है। ऐसा उनको एट्रीब्यूट किया जाता है, जो चारवाक लोकायत जो थे ना, इसके आपको
कोर थिंकर थे बृहस्पति। ये बेसिकली मटेरियलिज्म पे बात होती है और इनका कहना है जो भाई हम कोई इमेजिनेशन पे नहीं जाएंगे, परसेप्शन, ओनली परसेप्शन इज वैलिड। ठीक है, सोल, कर्मा, आफ्टर लाइफ, इस पे कोई बात नहीं होगी, परसेप्शन इज ओनली, परसेप्शन इज वैलिड। ठीक है, मटेरियलिज्म पे यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद बुद्धिज्म के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो कि बेसिकली मोक्ष पाने के लिए 4 नोबल ट्रुथ्स का सहारा लेने के लिए बताते हैं। 8 फोल्ड पाथ भी इन्होंने बताया था और आत्मा जो है परमानेंट सोल, इसको पूरी तरह से डिनाई किया गया था। उसके बाद जैनिज्म की बात करें तो महावीर जो हैं उन्होंने इसको फैलाया। इस स्कूल को 24 तीर्थंकर थे और यहाँ पे आपको नॉन वायलेंस जो था वो मेन कोर प्रिंसिपल था। ठीक है, बिलीफ इन एटर्नल सोल, जीव, स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है, आजीविका, दोस्तों आपको पता चला होगा जब मखाली घोषाल जो थे वो महावीर के साथ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपना ही सेक्ट बना लिया था जिसको हम लोग फैटलिज्म कहते हैं, डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये फ्री विल को रिजेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अनजान, ये क्या है तो ये संजय बेलपतिपुत्र के द्वारा लाया गया है। ये बेसिकली स्केप्टिसिज्म पे बेस्ड है। ठीक है, जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसको ये पूरी तरीके से, उसका जो जजमेंट होता है उसको ये पूरी तरीके से खारिज करता है। दोस्तों ये था आपका बेसिकली हिंदू फिलॉसफी। इसको मैंने जितना छोटा रखने की कोशिश की है उतना किया है ताकि आप बस इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लो। आपको याद बस ये रखना है जो 2 स्कूल होते हैं, आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक में ये 6 स्कूल हैं, उसके अलावा वेदांत के कुछ पार्ट हैं वो, और उसके अलावा नास्तिक के ये स्कूल हैं 4। उसके बाद आपको सेज बेसिकली याद रखना है जो किसके द्वारा लाया गया है, और इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं, उसको आप एक बार देख लेना। चलिए पोस्ट गुप्ता पीरियड को एक बार क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, हर्षा रीजन 606 से स्टार्ट हो जाता है, 647 सी तक चलता है, ये भी पूछते हैं। ठीक है, हर्षा का रीजन पूछते हैं। इसके अलावा हर्ष को पुलकेशिन सेकंड ने हराया था जब ये दक्कन की ओर चढ़ाई करने के लिए गए थे, तो नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया गया था। हर्षा के रीजन में ही हुएन का विजिट होता है। ठीक है, और चालुक्य को पूरी तरीके से राष्ट्रकूट हराते हैं। हम लोगों ने पल्लव देखा था, पल्लव से पुलकेशिन 2 हारते हैं, लेकिन नहीं, राष्ट्रकूट जो होते हैं वो पूरी तरीके से चालुक्य एम्पायर को खत्म करते हैं। और उसके बाद आदि शंकर जो हैं वो हिंदू फिलॉसफी को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। दोस्तों अब समय आ गया है जो हम लोग जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें, तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि जो मेहनत आप यहाँ पे आज कर रहे हैं वो आपको आपके मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में मिलेंगे ऑप्शंस जब आप देखोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद आएंगी और आप सही में टिक लगा के आगे बढ़ोगे और आपका रिजल्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं उसी तर्ज पे हम लोग अभी सवाल देखने जा रहे हैं। चलिए पहला सवाल है, गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से होती है तो 319 एडी से शुरुआत होती है, जब चंद्रगुप्त फर्स्ट कहानी में आते हैं। वैसे तो फाउंडर थे आपके श्रीगुप्त, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे उन्होंने ही इस पीरियड को ग्लोरी तक पहुंचाया। तो 319 एडी टू 500 एडी इज द राइट आंसर। 324 एडी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको बस 319 भी याद रखना है और 500 एडी तक चला है तो आप आसानी से फिगर आउट कर लोगे जब आपको सवाल दिखेंगे। ठीक है, इसको अगर आप इस तरीके से ग्राफ अगर बना के मैं बताऊं, ठीक है, वैसे आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ये ग्राफ आपको कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछेगा नहीं। ठीक है, शुरुआत होती है 319 में चंद्रगुप्ता के समय में। ठीक है, उसके बाद आपको ये एक्सपेंशन होता है समुद्रगुप्त के समय में। कब की बात है तो 335 टू 375 एडी में आप याद करो अगर याद आ जाए तो। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय कहानी में आते हैं जो विक्रमादित्य कहलाते हैं, क्योंकि इस समय में एम्पायर पीक पे जाता है। कब की बात है 375 से 415 एडी तक। ठीक है, और ये अंपायर जो है वो 500 एडी में आते आते हून इन्वेजन के कारण डिक्लाइन में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यही है गुप्ता पीरियड। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है और विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ये टाइटल इनको दिया था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में अगर आपको जानना है तो आप पहुंच जाओ इलाहाबाद। वहां पे आपको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन दिखेगा, जहां पे एक पिलर पे पहले से अशोक ने माइनर एडिक्ट गुदवा रखा है, लेकिन उसके आसपास हरिसेन ने पूरी कहानी लिख रखी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। Which dynasty was distracted by the most of the Huna's invasion? किस वंश को हून आक्रमण से सबसे अधिक क्षति पहुंची थी? ठीक है,
मौर्य को नहीं पहुंची थी, कुषाण को नहीं पहुंची थी, गुप्ता को पहुंची थी, शुंग को नहीं पहुंची थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देना अभी फालतू होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इतना दे रखा है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स कंकर्ड हुनास, किसने मतलब हुनास पे फतेह पाई थी? तो स्कंदगुप्त इज द राइट आंसर। अब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल गलत नहीं होगा। देखो, पहली बार कुमारगुप्त ने फेस किया था हून को, ठीक है, लेकिन हूनों को हराने वाले थे स्कंदगुप्त, और उसके बाद इन्होंने टाइटल विक्रमादित्य गेन किया था। सिमिलरली जैसा चंद्रगुप्त द्वितीय ने गेन किया था जब उन्होंने शकों को हराया था, है ना। हु इज नोन एज शकास कनकरर, शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? शक को हराया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। कहाँ गया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने सकरी की उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। Who was the first Gupta ruler to issue silver coins? सिल्वर कॉइन्स इशू करने वाले गुप्ता रूलर भी थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बुलाते हैं, ठीक है। कॉपर किसने इशू किया था? तो कॉपर इशू किया था रामगुप्त ने। बस दो ही है जो कॉइन से रिलेटेड सवाल गुप्ता डायनेस्टी से पूछा जाता है। एक और है जो वीणा बजाते हुए किस कॉइन की, किसकी फोटो पे लगी हुई है, तो वो है समुद्रगुप्त। चलिए, द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। फाहियान किसके समय में आया था? दोस्तों, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, है ना। और फाहियान ने किताब लिखी थी जिसका नाम था फू को की। फूक मारते हुए ये फाहियान किताब लिखा था, ठीक है। In which dynasty did Chandragupta II marry his daughter Prabhavati and strengthen his position? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश में किया था ताकि वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सके? देखो, सीधा सा आंसर है वाकाटक वंश, ठीक है। इसने रुद्रसेन सेकंड के साथ शादी किया था। और कारण क्या था शादी करने का? तो इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो दो मैंने बताया था, ये टू का मतलब है जो इसके दो स्ट्रेटजी थे। एक तो थे जो इन्होंने शकों को हराया था, और दूसरा इन्होंने मैरिज अलायंस अपने बेटे के साथ, बेटे का मैरिज अलायंस कर दिया था वका तकाज के साथ। यही है, यही बताया था ना। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल के दौरान प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम कौन सा है? ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा भुक्ति, ठीक है, भुक्ति इज द राइट आंसर। उसके बाद आएगा विषय, उसके बाद आएगा विठी, और उसके बाद आएगा ग्राम, ठीक है। तो यही होगा। भुक्ति कौन था? तो वो सबसे लार्जर यूनिट था। जो भुक्ति को कौन गवर्न करता था? तो उपारिका। याद कर लो, अगर नहीं याद है तो करना पड़ेगा, ठीक है, कोई उपाय नहीं है। उसके बाद विषय, विषय को विषयपति। विठी को कौन गवर्न करता था? तो ये एक तरीके का सब डिवीजन था, मतलब विषय का, ठीक है। और ग्राम, ग्रामिका, मतलब जो ग्राम के लोग थे वो करते थे। Who among the following is known for his work on the medicine during the Gupta period? गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अपने चिकित्सा कार्य को लिए जाने जाते थे? दोस्तों, यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, द राइट आंसर इज सुश्रुत। तो क्या ये नवरत्न का पार्ट थे? बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। यही कारण है जो मैंने इसको बताया नहीं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। और ये सुश्रुत जो थे, इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, ठीक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, यहाँ पे सवालों में तो दिख गया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है, लेकिन कहानी ये है ना, जो सुश्रुत आपको गुप्ता पीरियड से पहले थे, मतलब वो पहले के व्यक्ति थे, और गुप्ता पीरियड के समय में इनकी पढ़ाई हुई टीचिंग्स को अक्सर पढ़ा जाता था। मे बी उसी कारण से सवाल पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त वाज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी से जुड़े कौन है यहाँ पे? ठीक है, देखो, वारा रुचि किससे जुड़े हुए थे? तो वारा रुचि जो थे ये आपको ग्रामेडियन थे। वारा ग्रामा ग्रामर, ठीक है, तो ये नहीं हो सकते, ठीक है। शंकु जो थे ये आर्किटेक्ट थे, और कोण से मैंने आपको बताया याद रखने के लिए। शपनक जो थे ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से ही जुड़े हुए थे। अमर सिंह तो ये तो लेक्सिकोग्राफर थे। लेक्सिको कैसे लिखते हैं? को ग्राफर, डिक्शनरी लिखते थे, अमरकोश इन्होंने लिखा था। इसके अलावा धन्वंतरी,
धनवंतरी थे। धनवंतरी क्या थे? धनवंतरी थे आपको फिजिशियन, इसके अलावा एक्सपर्ट इन आयुर्वेद। वराह मिहिर। दोस्तों वराह मिहिर मैंने बताया था विष्णु के वराह अवतार से, आप याद कर लेना, जो किस तरीके से उन्होंने पृथ्वी उठाई है, और ये बन जाएंगे आपको एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, लॉजी नहीं, नॉमी से रिलेटेड। एक और थे विट्ठल भट्ट, ये बेसिकली पोएट थे और तैंत्रिक स्कॉलर भी थे। बस यही है, ये याद रखो। Who among these are the Gupta's gold coins? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तों का स्वर्ण सिक्का था? कौड़ी, दिनार, निष्क, पान। दिनार इज द राइट आंसर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सिल्वर कॉइन का नाम क्या था? सिल्वर को बुलाते थे ये लोग रूपक। सबसे ज्यादा सिल्वर कॉइन्स किसने इशू किया था? ठीक है, तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। The first inscriptional evidence of the सती प्रथा has been found from, सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ईरान। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। कहाँ पे है ये? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो वहाँ पे एक सागर डिस्ट्रिक्ट है। इतना अगर जानना है तो सही है, बस आपको ईरान याद रख लेना है, ठीक है। आप वो वाला ईरान मत समझना, ये मध्य प्रदेश वाला ईरान है, ठीक है। बस इतना याद रख लो। हाँ, रूलर भी कभी कभी पूछ जाते हैं, तो वो थे आपको भानुगुप्ता का इंस्क्रिप्शन। भानु, यार मैं ऐसे क्यों लिखता हूं, गुप्ता, ठीक है। तो ये शो करता है जो किस तरीके से गुप्ता के समय में वुमन का डिक्लाइन हुआ था। हु एस्टैब्लिश्ड गुप्ता संवत? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसकी की थी, ठीक है। श्रीगुप्त ने फाउंड किया था गुप्ता डायनेस्टी को, लेकिन गुप्ता संवत की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। अशोक पराक्रमणक प्रियदर्शी, नो, अशोक इस प्रियदर्शी, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त, ये थे आपको पराक्रमणक, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये थे विक्रमादित्य। और स्कंदगुप्त, ये भी विक्रमादित्य थे, लेकिन इनको क्रमादित्य कहा जाता था, ठीक है। बस अब जो सही आंसर होगा वही होगा। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन्स वॉज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? नगरों का धीरे धीरे पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया होगा, जो गुप्ता पीरियड जो था वो टाउन से धीरे धीरे रूरल इकोनॉमी की तरफ स्विच हो रहा था, है ना। तो ये गुप्ता पीरियड की बात है। इन एंशियंट इंडिया विच डायनेस्टी रूल इज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज? प्राचीन भारत में किस वंश का शासन स्वर्ण युग नाम जाना जाता है? तो राइट आंसर इज गुप्ता। क्यों? क्योंकि इस समय में कल्चरल डेवलपमेंट आपको देखने को मिला था। फिर टेम्पल का जो नागर शैली है, नागर शैली जो है वो भी डेवलप होता है गुप्ता पीरियड के समय में, ठीक है। इसके अलावा आपको लिटरेचर्स भी, आर्ट एंड लिटरेचर्स लिखे जाते हैं। अजंता केव्स में भी आपको म्यूरल्स देखने को मिलते हैं, स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लिटरेचर की बात करें तो आपने देख ही लिया, 9 जिन्स में कालिदास वगैरह थे, वो उन्होंने अभिज्ञानम शकुंतलम लिखा था। इसके अलावा साइंस एंड मैथमेटिक्स की बात करें तो आर्यभट्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, डेसिमल सिस्टम भी उसी समय में आया, ठीक है। तो दैट्स वाई गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है। ड्यूरिंग विच एज डिड वुमेन एंजॉय इक्वालिटी विद मेन? देखो देखो दोस्तों, ये इसमें तो गुप्ता पीरियड बिल्कुल नहीं हो सकता है, मॉडर्न एज भी नहीं है, चोला भी नहीं है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। कारण क्या है? तो वैदिक पीरियड के समय में ही महिलाओं को थोड़ा सा इक्वालिटी दिया गया था, और लेटर वैदिक पीरियड में वो भी खत्म हो गया था, ठीक है। व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन द गुप्ता एज? गुप्त काल में भूमिकर की दर क्या थी? 1/4, 1/6, 1/8, 1/2, हाफ पार्ट। तो दोस्तों 1/6 था, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। विच टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अप्रहत? मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस लैंड को राहत दिया जा रहा है और जिस पे कोई काम नहीं हो रहा है उसको हम लोग अपराहत कहेंगे। मतलब विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड जो होता है उसको हम लोग अपराहत कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था खीला। खीला क्या था? तो वेस्ट लैंड था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था प्रहत। अपराहत का भाई
प्रहत। प्रहत मतलब कल्टिवेटेड लैंड। With reference to the history of India, the terms कुल्यवाप एंड द्रोणवाप डिनोट, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप किससे संबंधित है? ये लैंड मेजरमेंट के लिए संबंधित है, मेजरमेंट ऑफ लैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, सवाल से ही उठाया था, वो चीज मैंने डाल दी थी। तोरमड वाज फ्रॉम द रेशियल ग्रुप ऑफ, तोरमड किस नस्लीय समूह से संबंध रखता था? तोरा मन की बात हो रही है क्या? उसी को तोरमड कहते थे क्या? तो ये हुना से रिलेटेड था, है ना। और इसका बेटा जो था वो था मेहरकुल, जिसको मालवा में हराया गया था। Who among the following had defeated हुना रूलर मेहरकुल? मेहरकुल को किसने हराया था? तो दोस्तों मेहरकुल को किसने हराया था? बुद्धगुप्त ने तो नहीं हराया था, ठीक है, यशोधर्मन ने हराया था, बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने गुप्ता एम्पेरर नरसिंह वर्मन की हेल्प ली थी, तो याद कर लेना, ठीक है। द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 6th सेंचुरी, भारत आने वाले छठे शताब्दी के प्रारंभिक काल में चीनी यात्री कौन थे? दोस्तों 6th सेंचुरी जो था, 606 एडी में हर्षा का कोरोनेशन होता है और हर्षा एरा स्टार्ट होता है ना। और उस समय में पहुंचते हैं हुएन सैंग, है ना, हुएन सैंग। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा 6th सेंचुरी, यानी कि 500 टू 600 एडी, है ना। तो यहाँ पे हुएनसांग भी नहीं होंगे, फाहियान भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस कहानी में बाकी के लोगों के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, इसलिए आंसर इज सुंग युन। ये कौन थे? तो ये एम्पेरर, चाइनीज एम्पेरर थे वे डायनेस्टी के, उनके द्वारा भेजा गया था। और आइट सिंह जो है, ये आइट सिंह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछते हैं, तो ये 7th सेंचुरी में आए थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टैंग डायनेस्टी थे, चाइनीज जो रूलर थे, उनके उनका ये दूत था वो जो इंडिया आया था। तो ओवरऑल द राइट आंसर इज सुंग युन। इतना ही जानकारी इस सवाल से मुझे मिला है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज सोर्सेस, मेघवर्मन, ठीक है, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स फॉर द परमिशन टू बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया? दोस्तों याद करो, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के समय में ही मेघवर्मन ने मिशनरी भेजा था। क्यों? क्योंकि उनको बनवाना था बोध गया में मोनेस्ट्री। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए क्या करना है। करना ये है, जो कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। गुप्ता एम्पेरर्स क्लेम्ड डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्फ, गुप्त सम्राटों ने अपने लिए देवी अधिकारियों का दावा किया था। बात तो सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मान लो मैं डिस्प्यूट पे रख लेता हूँ, दूसरा देखता हूँ। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, बिल्कुल गलत बात है। उनका प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, गलत बात है। डिसेंट्रलाइज था। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। तो जहां जहां 2 है काट दो भाई। 2 गया, 2 गया, 2 गया, 1 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, बिल्कुल सही बात है। वो एक तरीके का फ्यूडल सिस्टम था, है ना। तो तीसरा पॉइंट भी सही है। ये सवाल यूपीएससी का था, इसमें पूछा गया था, मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। आपको एक चीज समझ जानी चाहिए, जो आपको ज़्यादा पढ़ने से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में काम नहीं आता, प्रीलिम्स में खासकर। आपको आपको चीज़ें मैक्रो लेवल से देखनी है, ओवरऑल देखनी है, इसी से आपका परसेप्शन बिल्ड हो जाएगा। यही कहानी है। क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो गलत होगा ना, वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे जब आपने चीज़ों को एक बार पढ़ रखा होगा मैक्रो लेवल पे। द गेम ऑफ चेस इज सेट टू हैव ओरिजिनेटेड इन, शतरंज का खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो शतरंज के खेल की उत्पत्ति भारत में ही हुई है, ठीक है। शायद ये गुप्ता पीरियड के समय में ही हुई थी, इसीलिए ये सवाल यहाँ पे आपको दिख रहा है। मृच्छकटिका यानी कि क्ले कार्ट, एन एंशिएंट इंडियन बुक रिटन बाय शूद्रक डील्स विथ मृच्छकटिक, शूद्रक के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है जो किससे संबंधित है? द लव अफेयर ऑफ द रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ अ कॉटिशन, एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री के प्रेम प्रसंग से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड ओवर द सका क्षत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, नहीं ये नहीं ऑप्शन। द मिलिट्री एक्सपीडिशन एंड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ समुद्रगुप्ता, ये भी नहीं ऑप्शन। द लव अफेयर्स बिटवीन द गुप्ता किंग एंड द प्रिंसेस ऑफ कामरूप, ये भी नहीं, ठीक है। Whose contribution is there in the ancient सांख्य दर्शन, प्राचीन सांख्य दर्शन का योगदान किसका है? संख्य याद करो, संख्य इज काउंटिंग, यानी कि कपिल, कपिल जो सेज थे, ठीक है, उन्होंने ही संख्य स्कूल को डेवलप किया था, संख्य दर्शन फिलोसफी को डेवलप किया था, जिसमें इन्होंने डुअलिस्टिक थ्योरी दिया था। एक होता है पुरुष और एक होता है प्रकृति, डुअल।
दोनों को अलग नजरिए से हमें देखना है, एक नहीं समझना है। With reference to the history of philosophical thoughts in India, consider the following statements regarding सांख्य स्कूल। भारत में दार्शनिक विचारधारा के इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य does not accept the theory of rebirth and transmigration of the soul। सांख्य दर्शन आत्मा के पूर्ण जन्म और पूर्ण संसारण के सिद्धांत को नहीं मानता। देखो भाई, ये है ऑर्थोडॉक्स स्कूल और ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल का थ्योरी है, तो आत्मा को तो मानेगा ही, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, रीबर्थ, इन सभी को माना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है संख्या होल्ड दैट इट इज अ सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एन एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। सांख्य मानता है कि मुक्ति आत्मज्ञान से प्राप्त होती है, न कि किसी बाहरी प्रभाव और साधन से। बिल्कुल सही बात है, आत्मज्ञान का कॉन्सेप्ट है सांख्य में, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। और सांख्य की थ्योरी किसने दी थी? तो महर्षि कपिला ने दी थी, ठीक है। और पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया था, ठीक है। हु प्रोपेगेटेड योग दर्शन? योग भाई साहब पतंजलि। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीजों को आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। दोस्तों याद करो महाभाष्य पतंजलि। महाभाष्य अगर नहीं याद आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, वो आप जब रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। तो वो पुष्यमित्र शुंग के समय में थे, ठीक है। वो ऐसा मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था जब मैंने शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया था। अब यहाँ पे अब सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात कुछ आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात, जो पतंजलि कितने लोग थे? अब ये कैसा सवाल है? तो हाँ, विद्वानों में मतभेद था, क्योंकि पतंजलि के नाम से आपको 3-3, 4-4 किताबें देखने को मिलती हैं डिफरेंट फील्ड्स में। मतलब कुछ लोग जैसे संस्कृत ग्रामर पे है, ठीक है, इसके अलावा योग पे है, ठीक है, उसके अलावा आयुर्वेद पे है, ठीक है। तो लोगों का कहना है जो पतंजलि 2 व्यक्ति थे, मतलब हिस्टोरियंस का कहना है पतंजलि 2 व्यक्ति थे, क्योंकि जो किताबें हैं लिखने की शैली में बहुत ही ज़्यादा बदलाव है। कुछ लोगों का कहना था जो पतंजलि एक ही थे। खैर, हमें महाभाष्य से जोड़ के देखना है, तो महाभाष्य पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समय में लिखी गई थी। तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समय के थे। हु एक्सेप्ट्स ओनली परसेप्शन? परसेप्शन की बात कौन करता है? तो दोस्तों चारवाक लोकायत आपने सुना होगा, ठीक है। चारवाक जो है ये मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी की बात करता है और ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन पे बात करता है। ये आस्तिक स्कूल से डेवलप हुआ है और ये वेद को पूरी तरीके से नकारता है, ठीक है। तो चारवाक को आप मटेरियलिज्म से याद कर लेना, ठीक है। और यहीं पे आपको परसेप्शंस की बात हो जाएगी। ये सिर्फ परसेप्शन को मानते हैं। न्याय फिलॉसफी सिस्टम वाज प्रोपेगेटेड बाय। न्याय दर्शन का प्रचार किसने किया था? दोस्तों न्याय का प्रचार किया था गौतम ऋषि ने, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन? गौतम, ठीक है। और न्याय का मतलब है लॉजिक एंड रीजनिंग, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लेना। चलिए, मैच द फॉलोइंग है। न्याय दर्शन क्या होता है? भाई साहब न्याय जो होता है वो होता है आपका लॉजिकल थिंकिंग, अभी हम लोगों ने बात किया। मीमांसा क्या होता है? तो मीमांसा जो होता है वो बेसिकली परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स, वैदिक कर्मों का संपादन। उसके बाद सांख्य दर्शन क्या होता है? दोस्तों सांख्य दर्शन जो होता है वो मतलब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। और वेदांत दर्शन यानी कि नॉलेज ऑफ सेल्फ। बस यही है, इसको अगर मिल गया तो फिर आपका सही आंसर है। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स स्कूल्स ऑफ थॉट प्रोपोनेंट इज करेक्टली मैच्ड? विशेषिका पतंजलि, ये तो भाई साहब बिल्कुल गलत है। न्याय गौतम, ठीक है। न्याय दर्शन गौतम ये सही है। उसका मीमांसा कन्नड़, बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये तो वैशेषिका की बात हो रही है। कन्नड़ इज फ्रॉम वैशेषिका, ठीक है। पूर्व मीमांसा इज जैमिनी और उत्तर मीमांसा वेदांत इज भद्रयान, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। विच आर द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी? भारत में निम्नलिखित दार्शनिक विद्यालयों में से किसने परमाणु सिद्धांत एटम थ्योरी का प्रतिपादन किया था? तो राइट आंसर इज वैशेषिका, ठीक है, बाय महर्षि कन्नाड, KANADA। द फाउंडर ऑफ अद्वैत फिलॉसफी, अद्वैत दर्शन के स्थापन कौन है? शंकराचार्य, अभी हम लोगों ने देखा। और शंकराचार्य के हिसाब से आत्मा जो है, ठीक है, और ब्राह्मण जो है ये दोनों एक ही है, ठीक है। मतलब अल्टीमेट रियलिटी इज ब्राह्मण और आत्मा इंडिविजुअल सोल दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अद्वैत मतलब नो द्वैत।
हु इज कॉल्ड द क्रिप्टो बुद्धिस्ट, किसे क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है? अच्छा सवाल है। तो दोस्तों आदि शंकराचार्य जो हैं उनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है, ठीक है, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था, मतलब उसी फिलॉसफी को इन्होंने फैलाया था। इनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपनी बात को रखने के लिए बहुत सारे बुद्धिस्ट थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माया जो कि इल्यूजन है। ये सारी की सारी बातें अद्वैतवाद में इन्होंने बुद्धिज्म से ही मेंशन की है। हु वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत? विशिष्ट द्वैत सिद्धांत, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत का के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों रामानुजाचार्य थे, ठीक है, याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब क्या होता है विशिष्ट द्वैत, इतना कौन बताएगा, बस इतना याद रख लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उससे काम आपका चल जाएगा, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो सका एरा की शुरुआत होती है 78 एडी में, है ना। विक्रम एरा 57, कहाँ है भाई साहब, 57 58, ठीक है, ये याद कर लिया है आपने। उसके बाद सका हो रहा हो गया विक्रम। अब गुप्ता एरा 319 किधर है? ऑप्शन में नहीं है 320, एक एक बढ़ा के दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। और कलयुग जो है वो 3101 या फिर 3102, ठीक है, बस इतना ही है। चलिए, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली सेवेंथ सेंचुरी विच किंगडम वर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया? गुप्त वंश के पतन से लेकर 7वीं सदी के प्रारंभ में हर्षवर्धन से उदय तक उत्तरी भारत में कौन कौन राज्य सत्ता में थे? ओके, थोड़ा सा टफ सवाल है लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। द गुप्ताज ऑफ मगध, ये तो बिल्कुल थे भाई, ठीक है। मालवा में परमार थे, कहाँ थे? इनके बारे में तो हम लोगों ने भी पढ़ा ही नहीं। उसके बाद पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, बिल्कुल थे, ये नाम सुना सुना है। उसके बाद मखड़ी ऑफ कन्नौज, ये भी बिल्कुल थे, तो ये भी होगा। उसके बाद यादव ऑफ देवगिरी, इनके बारे में भी हम लोगों ने नहीं सुना। मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी, बिल्कुल थे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था जब मैप देख कर पढ़ो तब जाके आपको पता चलेगा, जो मालवा में परमार नहीं थे और यादव देवगिरी में नहीं थे, ये दोनों कहानी में बाद में आए थे। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द वर्धन डायनेस्टी? वर्धन डायनेस्टी के फाउंडेशन किसने रखी थी? तो पुष्यभूति ने रखी थी, है ना। लेकिन पीक पे लेके गए थे प्रभाकर वर्धन, उसके बाद तो हर्षवर्धन ही लेके गए थे, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ हर्षा इज कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ, हर्षवर्धन के समय की जानकारी किन ग्रंथों में पाई जाती है? दोस्तों इसके लिए आपको हर्ष चरित्र, जो कल्हान इसके द्वारा लिखा गया था, बाण भट्ट के द्वारा, उसके उसमें जानकारी मिलते हैं। उसके अलावा आपको कल्हान में भी मिलती है दोस्तों, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे ना ये पूछेंगे, जो कल्हान की एक किताब लिखी गई है राज तरंगिनी, राज तरंगिनी, इसमें कश्मीर के राजाओं का जिक्र है, ठीक है। पूछते हैं सवाल। द कैपिटल ऑफ हर्षाज एम्पायर वॉज, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों द कैपिटल ऑफ हर्षा एम्पायर वॉज कन्नौज। देखो पहले थे थानेश्वर, ठीक है, उसके बाद ये कन्नौज बना लिया गया, और हर्षा अपने कैपिटल को थानेश्वर से कन्नौज मूव करता है। हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज 2 ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सभाएं कहाँ आयोजित की थी? तो दोस्तों एक तो प्रयाग में किया था और दूसरा कन्नौज में किया था इन्होंने, ठीक है। देखो प्रयाग में आपको हर 5 साल पे होता था महामोक्ष काउंसिल, और ऐसा कहा जाता है जो यही जाके आगे कुंभ का रूप ले लेता है, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ पे किया जाता था ये महामोक्ष काउंसिल? तो आपको संगम जहाँ पे होता है ना 3 नदियों का, गंगा जमुना सरस्वती, ठीक है, तो वहीं पे इसको किया जाता था, वहीं पे ये काउंसिल बैठाया जाता था। एम्पेरर हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय, सम्राट हर्षवर्धन की दक्षिण की ओर मार्च को नर्मदा नदी पर किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने, इनके जो चालुक्यन रूलर थे, उन्होंने हर्षा के साउथवर्ड एक्सपेंशन पे ब्रेक लगा दी थी, ठीक है। और ये सारी बातें कहाँ मेंशन है? तो ये सारी बातें आईहोल इंस्क्रिप्शन पे मेंशन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पूछते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। इसके अलावा हुएन सांग जो हैं उन्होंने भी इसका वर्णन किया था। हुएन सांग की स्पेलिंग क्या है, मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? HIUENTSANG, हुएन सांग, ठीक है। इन्होंने भी मेंशन कर रखा था।
कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं, तो 618 याद रख लेना। 606 एडी में आपको हर्षा का कोरोनेशन होता है, उसके अलावा 618 एडी में इनकी हार होती है। ठीक है। इन हुज रीजन पीरियड डिड द चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग विजिटेड इंडिया? हर्षा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात को समझने में, ठीक है। हुएनसांग, हर्षा दोनों एच से शुरू होते हैं, बस याद कर लेना। ड्यूरिंग हुएनसांग टूर इन इंडिया, विच सिटी वॉज मोस्ट फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स? कॉटन क्लोथ्स के हुएनसांग के भारत यात्रा के दौरान किस नगर को कपास के वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कहा गया है? दोस्तों, मथुरा को कपास के वस्त्र उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, उसके लिए इसको सबसे बेस्ट कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा थानेश्वर, उज्जैनी, कन्नौज वहाँ पे भी होते थे, ठीक है, लेकिन मथुरा को सबसे मेजर वो टेक्सटाइल सेंटर था उस समय में। चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग स्टडीज एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1.5 साल तक इन्होंने नालंदा में पढ़ाई की थी। ठीक है। क्या पढ़ा वहां पे जाके? तो इन्होंने पढ़ा था योग शास्त्र। ठीक है। और एक बार तो आई है, दूसरी बार जब आए थे ये इंडिया, तो इन्होंने वहां पे जाके लेक्चर भी दिया था। ठीक है। Which of the following phrases defines the nature of hundi generally referred in the source of post हर्षा period? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है, जैसा कि हर्षा के बाद काल का स्रोत उल्लेखित करता है? दोस्तों, हुंडी तो आज भी चलता आया है। इट इज एक्चुअली अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आज भी हुंडी ही उसको कहते हैं। ये एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में अच्छे से कवर करेंगे। ये आपको पैसे भेजने में यूज होता है हुंडी। चाइनीज राइटर्स मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ। प्राचीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख किस नाम से किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोग बोलते हैं ये तो क्या है? तो ये तो का मतलब होता है हिंदू, यानी कि इंडस। ठीक है। सिंधु रिवर कह लो ना, सिंधु रिवर, उसी को ये तो बुलाते हैं। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान अटेंडेड द फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कनिष्क। तीर्थयात्री चीन तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित चौथे महायान बौद्ध को परिषद में भाग लिया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। द चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टू द बुद्धिज्म। बिल्कुल गलत बात है भाई साहब, ये बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो नीदर वन नीदर टू, नॉट टू। Which one of the following pairs is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा युगल सही मेल नहीं खाता? रविकृति, पुलिकेशन 2। बिल्कुल सही बात है। आई होल इंस्क्रिप्शन याद करो। ठीक है। भावभूति यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद हरिसेना हर्षा, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा एच से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हुएनसांग बस मैंने रटाया है। हरिसेना का मतलब होता है समुद्र गुप्त। ठीक है। और दंडी नरसिंह वर्मन। ठीक है। ऑथर ऑफ दर्श कुमार चरित्र। ठीक है। थोड़ा सा टफ सवाल है, लेकिन आप ऑप्शन इस सी को आसानी से फिगर आउट कर लोगे। अरे भाई, हरिसेना तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, बस हो गया, काम हो गया। चलिए, आपको करेक्ट मैच करना है कोट पोएट। किसके बारे में हम लोग जानते हैं? कालिदास के बारे में जानते हैं ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बी का वन ये रहा आपका ऑप्शन, यही होगा आंसर। ठीक है। बाकी देख लेते हैं और क्या क्या है ऑप्शन। हरिसेन के बारे में भी जानते हैं, समुद्रगुप्त। ठीक है। उसके अलावा बाण भट्ट किसके लिए थे? तो हर्षवर्धन के लिए थे। ठीक है। और आमिर खुसरो किसके लिए थे? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए थे। मिडाइवल पीरियड में ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आपका गुप्ता पीरियड हो जाता है ख़त्म, और आपको बधाई जो आपने इतने देर तक मेहनत करके इस चीज़ को अच्छे से समझा है, क्वेश्चंस भी मेरे साथ सॉल्व किए हैं। क्विज लगाइए जाइए, और इसके अलावा आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मैं रिवाइज भी करा दूंगा जब इम्पोर्टेंस इसकी आएगी तो। ठीक है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।